तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गाइज, जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम लोग आप लोगों को बहुत जल्दी अब PQRS क्लोज टेस्ट, वोकेबलरी और ग्रामर सेक्शन कराएंगे। तो ये अब सेमो हो गया है PQRS का, यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। यस गाइज, हम लोग आपको करवाने वाले हैं अब सेंटेंस रीअरेंजमेंट। यस गाइज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट मतलब बच्चों PQRS, इनको नाम दिया गया इन शॉर्ट। यस गाइस, यानी कि सेंटेंस को एक सही सीक्वेंस में लगाना, सजाना, उसे बोलते हैं हम लोग PQRS। यस गाइस, मैं आज की इस वीडियो में और आने वाली 2-4 वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रूल्स पर बात करूंगा। उसके बाद मैं प्रैक्टिस की बात करूंगा, यानी कि आपको बिल्कुल जड़ से मजबूत करता हुआ चलूँगा, जिससे कि आप लोगों की जड़ अच्छी होगी तो आप लोग कोई ऐसा भी सेंटेंस बना सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ मैं अगर बात करूँ पहले PQRS की, तो गाइस PQRS जो हम लोग देखते हैं ये 3 तरह के एग्जाम में आपके आते हैं। इसने अपने 3 रूप ले लिए हैं देखते देखते। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ये 3 तरह के PQRS आपको अब देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। जो पहले वाला है ये आपका ग्रामेटिकली है, बिल्कुल ग्रामेटिकली मतलब बच्चों ये पूरा का पूरा ग्रामर बेस्ड जाता है, यानी कि आपको एक ही सेंटेंस दिया होता है, उस सेंटेंस को तोड़ करके दिया जाता है। तोड़ करके मतलब बच्चों कि जैसे कि समझिएगा ध्यान से, उसका सब्जेक्ट अलग कर दिया, उसकी वर्ब अलग कर दी, उसका ऑब्जेक्ट अलग कर दिया, इन सब चीज़ों को तोड़ करके दिया जाता है। और सेंटेंस के अंदर खाली ये 3 नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको अलग करके दिया जाता है सेंटेंस के अंदर। टाइप 2 क्या होता है बच्चों आपका, ये सेंटेंस टाइप होता है पूरा, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस दिए जाते हैं। 4 अलग अलग सेंटेंस दे दिए हैं, आपको उन्हें सीक्वेंस इन ऑर्डर में लगाना है। 4 अलग अलग सेंटेंस, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, उसके बाद सेंटर पर जाता हूँ, फिर नहाता हूँ और फिर नाश्ता करता हूँ। तो ये आपको सीक्वेंस इन ऑर्डर लगाना है कि सबसे पहले मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, फिर नहाता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ और फिर सेंटर में जाता हूँ। तो ये आपका एक सीक्वेंस इन ऑर्डर होगा, इसे बोलते हैं टाइप 2। और टाइप 3 की बात करें तो टाइप 3 आपका टाइप 1 और टाइप 2 का मिश्रण है। क्या बच्चों, आपका मिश्रण है। हालांकि आपका जो SSC स्टेनो का एग्ज़ाम है और ये आपका SSC MTS, ये 2 एग्ज़ाम आपके होने हैं। SSC MTS और SSC स्टेनो, ये जो 2 एग्ज़ाम आपके होने हैं। इन दोनों एग्ज़ाम में इतना हाई लेवल का पोर्शन नहीं रहता है ग्रामर का, लेकिन मैं फिर भी आपको दोनों तरह से लेकर चलूँगा बच्चों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते कुछ हो रहे हैं और हो जाता है कुछ और, जैसा कि पिछली बार भी हुआ रीजनिंग में आपके साथ में। इसके रीजनिंग में वही गलती हुई आपके साथ में कि आप लोग इजी सोच के चल रहे थे और वहाँ पे रीजनिंग उन्होंने हार्ड नहीं कहूँगा, लेंथी दे दी। तो इस बार ऐसा ना हो बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपका जो भी सब्जेक्ट के अंदर आने हैं, GK वगैरह, और मैथ भी आनी है MTS के अंदर बच्चों, तो आप लोग पूरे 100% तैयार होकर जाइएगा। क्योंकि प्रकृति का भी यही नियम है और अपना भी यही नियम बनाइए कि 100% दीजिए और 100% लीजिए। तो मैं आपको दोनों लेवल से तैयार करता हुआ चलूँगा। पहले एक बेसिक हम लोग स्ट्रक्चर बना देंगे आपके सामने, जो शायद 2, 3, 4 वीडियो में भी कवर हो सकता है शायद। बाकी मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द फिनिश करने की। आप तो ये पहली क्लास है तो बच्चों को थोड़ा सा पता चल जाए कि हम लोग क्या कुछ देने वाले हैं, फिर हम लोग इसको तेज़ी से बढ़ा देंगे। ओके गाइस, चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टाइप 1 की। टाइप 1 हमारा यानी कि ग्रामर पोर्शन पे डिपेंड होता है पूरा। ये वो PQRS हैं जहां आपका अगर अच्छी ग्रामर अंडरस्टैंडिंग है तो आप लोग इनको इजीली कर सकते हैं, और अगर आपकी अच्छी ग्रामर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप इनको नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये होते बहुत ईजी हैं बच्चों। ये वो आए हैं जो आपको पूरे 5/5 मार्क्स दिलवा सकते हैं, जो पूरे 10 out of 10 दिलवा सकते हैं आपको मार्क्स। ये वो PQRS है बच्चों आपके। हालांकि पोर्शन तो आपको लग रहा है वो छोटा सा है, 5 नंबर का, लेकिन छोटा कुछ नहीं बच्चों, क्योंकि कहावत है एक, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकिल, बूंद बूंद से घड़ा फड़ता है। तो ये वही बूंद है बच्चों। यहाँ आपको पूरा एक सेंटेंस को तोड़ करके दिया जाएगा, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या आता है उस सबको तोड़ दिया जाएगा। आपको उस सेंटेंस को फिर से सही ऑर्डर में लगाना है बस। जैसे कभी आप 9, 10, 11, 12 में क्या करते थे, आपको उस सेंटेंस को बिल्कुल सही ऑर्डर में लगाना है, आपका PQRS हो जाएगा तैयार। यही काम आपको करना है, यहाँ पे कोई बड़ा काम नहीं है।
अब बच्चों एक सेंटेंस कब बनता है, यस गाइस, उसको समझिएगा ध्यान से। एक सेंटेंस कब बनता है, कब कहलाता है वो सेंटेंस। बच्चों किसी भी सेंटेंस के अंदर सबसे मेन चीज़ जो है वो है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। वैसे तो बच्चों सेंटेंस के अंदर सबसे मेन चीज़ जो है वो है वर्ब। दुनिया का कोई भी सेंटेंस बच्चों ध्यान देना बिना वर्ब के नहीं बन सकता। अगर कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के है तो वो सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। एक बार को चाहे सब्जेक्ट ना हो चाहे ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन वर्ब का होना जरूरी है। जैसे कि बच्चों सबसे छोटा सेंटेंस है दुनिया का वो है गो, यानी कि यहाँ से जाइए, और ये भी अपने आप में एक वर्ब है आपकी। क्या आपकी? ये एक वर्ब है। अगर इससे बड़े सेंटेंस की बात करूँ तो ये है आपका आई गो, यानी कि मैं जाता हूँ, और ये भी आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। तो गाइस दुनिया के छोटे छोटे सेंटेंस हैं जो कि खुद अपने आप में वर्ब पे डिपेंड करते हैं बच्चों। यस गाइस, तो जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा किसी भी सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो होगी सब्जेक्ट से। किससे होगी बच्चों? सब्जेक्ट मतलब उसका मुख्य कर्ता, उस काम को करने वाला, यानी कि जब कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, ये सब्जेक्ट है। रामा वॉच टीवी, ये सब्जेक्ट है। शी हेट्स मी, ये है सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे ये सब सब्जेक्ट का काम करते हैं। अब जरा ध्यान से समझ लेना, ये बात मेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही ध्यान से समझ लेना। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर किसी भी सेंटेंस में, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो बोलता बोलता सबको डिट्टो वही बोलता हूँ जो लिख रहा हूँ मैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर केवल 4 चीजें, कितनी बच्चों? केवल 4 चीजें आ सकती हैं सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर केवल 4 चीजें आ सकती हैं। इन 4 के अलावा 5वीं चीज नहीं आएगी। अब जरा समझो, सबसे पहले आपको प्राथमिकता देनी है नाउन को। किसको देनी है? एक सेंटेंस जब आप PQRS बना रहे हो सबसे पहले आप नाउन ढूंढे कि नाउन कहां पर है इसके अंदर। अगर आपको दिख रहा है कि सेंटेंस में नाउन है ही नहीं तो आपको ढूंढना है प्रोनाउन। क्या ढूंढना बच्चों? आपको प्रोनाउन। और अगर आपको दिख रहा है कि प्रोनाउन में नहीं है तो आप ढूंढे जीरंड। क्या ढूंढे बच्चों? आप जीरंड। और अगर जीरंड में नहीं मिल रहा है तो इन्फिनेटिव। अब बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वैसे कायदे में तो सेंटेंस के अंदर सिर्फ 2 ही चीजें आया करती है, नाउन और प्रोनाउन। लेकिन बच्चों जीरंड और इन्फिनेटिव भी एज ए सब्जेक्ट काम करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन दोनों को भी नाउन ही कहा जाता है। इनडायरेक्टली ये भी एक नाउन ही है, नाउन की तरह ही काम करते हैं बच्चों, तो यानी कि ये भी नाउन ही है। अब सवाल ये उठता है कि सेंटेंस की शुरुआत में केवल नाउन और प्रोनाउन ही क्यों आ सकते हैं, कोई और क्यों नहीं? तो बच्चों अच्छा सवाल है। बच्चों सवाल यह है कि सेंटेंस की शुरुआत में केवल नाउन और प्रोनाउन ही क्यों आएगा? बच्चों ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों को बता दिया है पहले आपको कि सेंटेंस में वर्ब का आना जरूरी है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का आना जरूरी है। और ये जो आप वर्ब कर रहे हैं बात जिसकी, ये आपके होती है 2 तरह की, सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि एक वचन और बहुवचन। तो इसके इस रूप को देखते हुए जो है सेंटेंस की शुरुआत में केवल नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, बिकॉज नाउन या प्रोनाउन को अधिकार है सिंगुलर और प्लूरल बनने का, इसके अलावा किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए बच्चों सेंटेंस की शुरुआत में या तो नाउन आया करता है या फिर प्रोनाउन, क्योंकि ये भी सिंगुलर प्लूरल बन सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और ये भी क्लियर बच्चों बात। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं सब्जेक्ट की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सब्जेक्ट की, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत में किसी भी सब्जेक्ट का आना जरूरी है। जैसे कि आपने कहा रामा वॉचेस मूवी, तो बच्चों यहां पे रामा आपका एक नाउन है। आपने कहा ही वॉच मूवी, बच्चों यहां पर ही आपका एक प्रोनाउन है। वॉचिंग मूवी इज नॉट गुड फॉर आइज, तो बच्चों यहां पे जो वॉचिंग देख रहे हैं आप, ये आपका जीरंड है, लेकिन काम करता है एज ए नाउन ही। यस, एज ए नाउन ही काम करता है। और टू वॉच मूवी इज माई हॉबी, तो गाइस यहाँ पे ये जो टू वॉच है आपका इन्फिनिटी है। क्या बच्चों? आपका ये इन्फिनिटिव है और ये भी काम करता है नाउन के जैसा ही। तो किसी भी सेंटेंस में इन 4 चीज़ों को आना जरूरी है, वो आपका नाउन, प्रोनाउन, जीरंड या इन्फिनिटिव। हालांकि जीरंड को भी नाउन कहा जाता है और इन्फिनिटिव को भी नाउन की श्रेणी में ही रखा जाता है बच्चों। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या बताया मैंने आपको? सब्जेक्ट। क्या बताया सबसे पहला स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव होते हैं। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एट्रीब्यूट होता है, पार्टिसिप होता है, एजेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के अंदर होती है, सेंटेंस के अंदर होती हैं।
अब वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की ये पहली वीडियो है जो कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। यस गाइस, कल से ये वीडियो पूरी तरह से लागू होगी आपके लिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अभी जितना मैं बता पाऊंगा उतना मैं बता रहा हूँ आपको बच्चों। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने आपसे कहा कि किसी भी नाउन में जब आप एस या ई एस लगा देते हैं, लगा देते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर से प्लूरल वो आपका नाउन बन जाता है। जैसे कि आपने कहा बॉय यानी कि लड़का, आपने कहा बॉयज़ यानी कि लड़के। हालांकि बच्चों खाली ऐसे या लगाने के ही नहीं, बहुत सारे रूल हैं प्लूरल बनाने के, खाली ऐसे या इसे लगा के नहीं, और भी बहुत सारे तरह से प्लूरल बनते हैं। मतलब ये एक बेसिक रूल है। आपने कहा गर्ल तो आपने कहा गर्ल्स। इसके लिए आप हमारा नाउन चैप्टर देख लीजिएगा, पूरा नाउन अच्छे से पढ़ा है हमने, 3 टॉपिक पढ़े हुए हैं फ्री में, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसके आपने कहा टेबल, आपने कहा टेबल्स। तो गैस ये आपका है फंडा, जब भी किसी नाउन में ऐसे ऐसे लगाते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल। लेकिन बच्चों वर्ब के साथ ये कंडीशन उल्टी है। जब बात करते हैं वर्ब की तो ये कंडीशन उल्टी हो जाती है। जब भी हम किसी वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं तो बन जाती है सिंगुलर। क्या बन जाती है बच्चों? वो सिंगुलर। यस गैस, अब रूल ये है कि जैसा होगा सब्जेक्ट वैसी होगी वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। जैसे कि आपने कहा अब बॉय, सिंगुलर सब्जेक्ट बॉय यानी कि सिंगुलर। जब आप कहेंगे बॉयज वो हो जाएगा प्लूरल, तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब बॉयज, अब बॉय प्लेज, अब बॉय प्लेज, लड़का खेलता है, प्लूरल लगाएंगे तो प्लूरल वर्ब बॉयज प्ले। यस गाइस, तो कुल मिला के बात यह है कि अगर नाउन में एस या ई एस होगा तो वर्ब में नहीं आएगा, और अगर नाउन में एस या ई एस नहीं होगा तो वर्ब में आएगा। डबल एस या ई एस एक सेंटेंस में नहीं आ सकते कि नाउन में भी आ जाए और वर्ब में भी आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है गाइस। क्लियर बच्चों बात? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल मैं आपको देके जा रहा हूँ, और ये मेरी आज की आखिरी बात होगी, मतलब इसको मैं कल ही कंटिन्यू करूँगा। आपने कहा एविल आइज गो टू हेल, फिर अगले पल कहा आपने एविल आई गोज टू हेल। तो गाइस यहाँ पे ये 2 सेंटेंस हैं। एक में मैंने प्लूरल नाउन लगाया, प्लूरल वर्ब यानी कि नाउन में ऐसे ही आया लेकिन वर्ब में नहीं आया, नाउन में नहीं आया तो वर्ब में आया। हालांकि दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। जिस गाइस दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, लेकिन आप लोग तरीका देखिए, नाउन में आएगा तो वर्ब में नहीं आएगा, और नाउन में नहीं आएगा तो वर्ब में आएगा। क्लियर बच्चों बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। और ये जो भी मैं आपको रूल दे रहा हूँ बच्चों, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा एक नोटबुक में, एक शानदार सी नोटबुक बना लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं बच्चों, मैं डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अगर CET गलती से भी लागू हो गया तो स्टेनो वाले बच्चों का इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान है। ध्यान रखें आप लोग, सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें स्टेनो वाले बच्चों का होगा। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आपका इस बार नुकसान हो। आप लोग भी देख रहे होंगे पिछली बार के मुकाबले हम लोग ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, आपके लिए बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी मैं वही चीज़, हिंदी नहीं आती है, चाहूँगा आपसे, उपेक्षा क्या बोलते हैं उसको, मैं आपसे वही उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी उतना मेहनत करें। इस गैस चैनल सब्सक्राइब करना है आपको, करें नहीं करना है नहीं करें, कोई टेंशन नहीं है बच्चों। आप वीडियो लाइक करना चाहे करें ना करें, लेकिन आप वीडियो देख लें बस। आप लोग रूल्स नोट डाउन कर लें, आप इतना भी कर लेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप मुझे मैसेज कर देंगे, मेरे लिए इतना काफ़ी होगा। आप सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। इस गैस हम लोग कहानी को अपनी आगे बढ़ाते हैं बच्चों। यहाँ पे आज मैंने कल आपको पढ़ाया कि सब्जेक्ट के बारे में, किसके बारे में? सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में। मैंने बताया कि सब्जेक्ट की पोजीशन पर हमेशा 4 चीजें आ सकती हैं, नाउन, प्रोनाउन, जिरंड और इन्फिनेटिव। नाउन प्रोनाउन ही क्यों ये भी बताया मैंने आपको, जिरंड इन्फिनेटिव क्यों ये बताया मैंने आपको। थोड़ा सा जिरंड और इन्फिनेटिव पर छोटी सी बात हो जाए, क्योंकि ये PQRS में बड़ा दुखी करेगा आपको, डेफिनेटली दुखी करेगा बच्चों। ध्यान देना, जिरंड यानी कि जब आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा देते हैं ING, उसको बोलते हैं जिरंड। लेकिन हर बार ING लगाने पर वो जिरंड का काम नहीं करता, ये ध्यान रखें। हर बार जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगे तो क्या वो जिरंड ही है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हर बार नहीं होगा बच्चों। ध्यान देना, यदि इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING से पहले बी की फैमिली, किसकी फैमिली बच्चों? बी की फैमिली। इस बी की फैमिली को समझ लो क्या है बच्चों। ये बी की फैमिली के अंदर आपका आता है इज, एम, आर, वोज, वर, और साथ में इसके ये 3 मेंबर और बीन, बीइंग।
ये 8 लोगों का परिवार है बी का। बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वोज, वर, ये 8 लोगों का परिवार है। अगर इसके बाद आपकी एनजी फॉर्म आ रही है तब आप समझ जाना कि ये वर्ब है। क्या आपका ये वर्ब है। और अगर वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी विदाउट बी की फैमिली आ रहा है तब आप समझ जाना कि ये आपका जीरंड है। जरा हो जाए 2-4 एग्जांपल आपके लिए, बड़े प्यारे प्यारे एग्जांपल। जैसे कि मैंने कहा आई एम स्मोकिंग सिगरेट। बच्चों सिगरेट की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में ही आती है, पूछी जाती है स्पेलिंग में। CIGAREETTE। मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ। यहाँ पर स्मोकिंग आपका वर्ब है क्योंकि इससे पहले आपकी बी की फैमिली आई हुई है। इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन, बीइंग। मैंने कहा स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, यानी कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ ये जो स्मोकिंग आप देख रहे हैं इससे पहले, जस्ट पहले ना इज है, ना एम है, ना वोज है, ना वोर है, ना बी, बीन, कुछ भी नहीं है। ऐसे में आपका जीरंड है। क्या आपका ये जीरंड है। जरा एक और देखें, आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। अब इस स्मोकिंग से पहले भी आपका ना इज, ना एम, ना आर, ना वोज, ना वर, कुछ भी नहीं है, यानी कि बी की फैमिली नहीं है। ऐसे में भी आपका ये जीरंड है। क्या ये आपका जीरंड है। अब जीरंड से PQRS में क्या प्रॉब्लम आएगी जरा वहाँ देख लें आप लोग। बच्चों सबसे पहले समझ लेना ध्यान से बात को, छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ा बनाएंगी बच्चों। ये चीज़ आज नहीं कल तो ख़त्म होगी, शुरुआत की है तो ख़त्म तो होगी, 1 हफ्ता 10 दिन 20 दिन कभी तो ख़त्म होगी ना। जुड़ रही है आप लोग, बस धैर्य रखिए बच्चों। जैसे कि जीरंड से अगर कभी भी कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, जीरंड अगर सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ रहा है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। इस बात की गांठ मार लें आप। सिंगुलर वर्ब भी सिर्फ 5 होती हैं, इस बात की भी गांठ मार लें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि याद तो रखा ही करें कि ये सिंगुलर वर्ब है, साथ में काउंटिंग भी याद रखा करें कि 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। इससे क्या होगा, जब आप याद करने बैठेंगे आपको याद आएगा इज आ गया, वोज आ गया, हैज़ आ गया। आप लोग जब सोचेंगे तो आपका दिमाग काम करेगा, नहीं यार सर ने 5 बताई थी, अभी 2 रह रही हैं, फिर वो 2 भी याद आ जाएंगी। सिंगुलर वर्ब में 5 और बातें आपके इज, वोज, हैज़, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ये 5 सिंगुलर वर्ब है। जब भी जीरंड सब्जेक्ट की पोजीशन पर होगा आपकी सिंगुलर वर्ब का आना अनिवार्य है। सिंगुलर वर्ब मतलब इनमें से कोई एक आना अनिवार्य है। अब कई बार ये चीज़ देखने को मिली कि अगर 2 जीरंड एंड से जुड़े होंगे, अगर 2 जीरंड एंड से जुड़े होंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, बच्चे अपना वो फॉर्मूला लगा देते हैं जो बच्चों ने कभी पढ़ा है ग्रामर कोर्स के दौरान अलग अलग कोचिंग्स में, कि जब 2 नाउन एंड से जुड़े हों, क्योंकि ये जीरंड को आप नाउन ही बोलते हैं, सिंपल सी बात है, आपको भी पढ़ाया गया होगा कि जब 2 नाउन एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन गलत है बच्चों, जीरंड के साथ ये कंडीशन पास नहीं होती है। यहाँ जीरंड के साथ में आपकी सिंगुलर ही वर्ब आनी है, ये ध्यान रखें। इसके सिंगुलर वर्ब आनी है मतलब सिंगुलर ही वर्ब आनी है बच्चों। यस, जरा ध्यान से देखें। मैंने कहा ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, तो बच्चों यहाँ पे ड्रिंक और ड्राइविंग 2 जीरंड एक साथ आई हैं, आपको यहाँ पे सिंगुलर ही वर्ब लगाने, ध्यान रखें। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज नॉट गुड, वॉज नॉट गुड, जो भी मतलब आप सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं वो तो कंडीशन पर डिपेंड करता है, बस आप ध्यान रखें कि सिंगुलर वर्ब आनी है। सेंटेंस की शुरुआत में अगर जीरंड आ गया है तो वर्ब हमारी सिंगुलर ही आएगी। इसको खूब अच्छे से गांठ मार लें, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। जरा एक और रूल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम में एक और सेंटेंस बड़ा कंफ्यूज करके चला गया बच्चों को। जैसे कि सेंटेंस उन्हें दिया मेकिंग पाइज एंड केक्स डैश माई हॉबी। अब इज या आर, अब यहाँ पर भी मैंने देखिए ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ बच्चों, मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तभी मैंने ये बच्चों से गौर की है कि अगर मैंने 50 स्टूडेंट से पूछा है सवाल तो कम से कम 25 ने गलत दिया। अब जब वो कर रहे हैं गलती तो आप भी करेंगे, ये खुशी की बात भी कह लो या दुख की कह लो, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो वो जो रेशियो है ना परसेंटेज का, यस वो मुझे इंक्रीज़ करना है। अब जरा ध्यान देना, कुछ लोगों को लगेगा कि 2 नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों प्लूरल हैं, दोनों क्या हैं, प्लूरल हैं, तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, लेकिन नहीं। सेंटेंस का सब्जेक्ट मेकिंग है। क्या बच्चों, सेंटेंस का सब्जेक्ट मेकिंग, और मेकिंग यहाँ पे जीरंड की तरह काम कर रहा है क्योंकि मेकिंग से पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग नहीं है। यहाँ पे ये मेकिंग आपका जीरंड यानी कि नाउन की तरह काम कर रहा है, इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी इज। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, 2015 में आपका क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आया है। इस गैस तो बिल्कुल बेफिक्र आप इस काम को करते रहें, बहुत ही शानदार तरह से करते रहें। माफ़ी चाहूँगा बच्चों, उनको फ्लाइट मोड पर लगाना भूल गया था मैं।
तो गाइस आनी सिंगुलर वर्ब भी है, ये ध्यान रखें आप लोग। सिंगुलर वर्ब आएगी, खूब अच्छे ध्यान रखें, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट जिरंड है तो। यही हालात बच्चों, और एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है मुझे, ज़रा मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आप लोग मनी मन के जवाब दीजिएगा कि ये जिरंड है या फिर वर्ब। यस, आई एम वॉचिंग टीवी, यहाँ पे वॉचिंग बताना आपको क्या है। वॉचिंग टीवी इज़ नॉट गुड फॉर आइज़, यहाँ पे वॉचिंग बताना है कि क्या है। शी इज़ कॉलिंग मी, शी इज़ कॉलिंग मी, आपको बताना है कि यहाँ पे कॉलिंग क्या है बच्चों, कॉलिंग आपका वर्ब है या जिरंड है। शी स्टॉप्ड ड्रिंकिंग, उसने शराब पीना छोड़ दिया, यहाँ ड्रिंकिंग आपका वर्ब है या जिरंड है। अगला जो मैंने पोर्शन बताया था इन्फिनिटी। क्या बताया था बच्चों? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब बच्चों टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं। सब्जेक्ट की पोजीशन पर कई बार इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि ये भी नाउन की श्रेणी में ही आता है। टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले क्रिकेट इज़ नॉट गुड, इज़ नॉट गुड। तो गाइज यहाँ पे आपका आ रहा है टू प्ले। क्या बच्चों? टू प्ले, जो कि आपका इन्फिनिटिव है, वर्ब हमारी सिंगुलर ही आनी है, ये ध्यान रखें। यहाँ प्लूरल वर्ब का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के क्या हालात है मैंने आपको बता दिए। सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर या तो आपका नाउन आएगा, या प्रोनाउन आएगा, या जिरंड आएगा, या इन्फिनिटिव आएगा। चारों का मैंने प्रोसीजर आपको क्लियर कर दिया है। अब अगर अगली बात की तरफ मैं बढ़ूँ तो वह है हमारा वर्ब। लेकिन वर्ब से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करूँगा आपकी, यहाँ पे वो बाद में चलेंगे वर्ब पे। यहाँ पर हम लोग वर्ब से पहले एक चीज़ और क्लियर करेंगे, जो कि है हमारा, अगर कभी भी ऐसा हो जाए नाउन के साथ में पार्टिटिव और एट्रीब्यूट, इन दो चीज़ों को समझे क्या है बच्चों ये। हालांकि इसके ऊपर मेरा अलग से वीडियो पड़ा हुआ है कि क्या होता है अंग्रेजी में पार्टिटिव, एट्रीब्यूट और एडजंक्ट, लेकिन यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अलग से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बात चल रही है PQRS की, तो जड़ से बात निपटाऊंगा। ऐसा करेंगे मतलब कि खूब अच्छे नंबर आए बच्चों, खूब अच्छा सेशन हो आपका, ये ध्यान रखें आप लोग। तो जरा समझ लेते हैं पार्टिटिव क्या है। जैसे कि आपने कहा द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल का प्रिंसिपल। अब यहाँ पे क्या समस्या आती है बच्चों के सामने? बच्चों को लगता है कि यहाँ पे स्कूल है तो स्कूल के हिसाब से वर्ब लगाएं, या फिर प्रिंसिपल के हिसाब से वर्ब लगाएं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, यही है वो आपका पार्टिटिव। यस, जिस पार्ट से सेंटेंस का सब्जेक्ट निकलता हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट निकलता हो, उसे बोलते हैं पार्टिटिव। यहाँ बात हो रही है द प्रिंसिपल की, अध्यापक, प्रधानाचार्य की। कहाँ का? हमारे स्कूल का। तो हमारे स्कूल का प्रधानाचार्य, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। तो ये यहाँ से निकला है बच्चों आपका, तो आप इसके हिसाब से यहाँ वर्ब लगाने वाले हैं द प्रिंसिपल के हिसाब से। हालांकि यहाँ दोनों ही सिंगुलर हैं, स्कूल भी और प्रिंसिपल भी, तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला बात नहीं है, लेकिन वर्ब इसके हिसाब से आएगी। लेकिन अगर सेंटेंस देखें, मैंने कहा द क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर। अब बच्चों यहाँ पे कुछ बच्चे पेपर के हिसाब से लगा सकते हैं वो, द क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर आर या इज वेरी हार्ड। अब बच्चों को लगेगा कि क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज वेरी हार्ड, लेकिन पेपर के हिसाब से नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से आपकी वर्ब आनी है, जो कि है प्लूरल। क्या है बच्चों? प्लूरल। इसे बोलते हैं पार्टिटिव। ये आपका पार्टिटिव है। सेंटेंस के जिस पार्ट से सेंटेंस का सब्जेक्ट निकल रहा हो उसे बोलते हैं पार्टिटिव। इसकी पहचान भी है कि यहाँ पर ऑफ लगा होगा। क्या लगा होगा बच्चों? यहाँ पर ऑफ लगा हुआ होगा, इसको ध्यान रखें। कई बार PQRS बनाते समय वो क्या करेगा, आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट दे देगा पहले सेंटेंस में, बाकी PQRS में आपको वर्ब भी दे सकता है, पार्टिटिव भी दे सकता है। तो हो सकता है कि पहले पार्टिटिव आए फिर वर्ब आए। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? जरूरी नहीं कि आप एकदम डायरेक्ट वर्ब ढूंढ लेंगे उसके लिए और एकदम वर्ब लगा देंगे, नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। पहले उसके लिए आपको पार्टिटिव ढूंढना है और फिर आपको उसके लिए वर्ब ढूंढनी है। थोड़ा सा क्लियरली लेके चलेंगे बच्चों को बात को। अगर कुछ क्लियर ना हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको दोबारा वीडियो बना दूंगा अलग से इसके ऊपर ही, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जाकर के पार्टिटिव के ऊपर। लेकिन क्लियर करके चलें। देखिए 60 डेज़ है, कोई भी टॉपिक रिपीट करने का मौका आपके पास नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम टाइम पर रिवीजन कर लूँगा, रिवीजन का समय नहीं है आपके पास में। बहुत सामान है आपके पास करने के लिए, बहुत काम है। अभी यूट्यूब पर भी वीडियो मेरी इतनी सारी है, बेहनता आप उनको देखें पहले, तो वही फिनिश कर लें। किरण बुक फिनिश करनी है, मिरर फिनिश करनी है, MB फिनिश करनी है। एक काम थोड़ा ना है, बहुत सारे काम है। तो इसलिए जो भी देखना है फाइनल देखो, ये ध्यान रखें आप।
यस आज है, बस जो भी है ये आज आप जो देख रहे हैं बस ये फाइनल है आपका, आज ये रिवीजन भी है, ये सब कुछ है ये, तो इसको ही फाइनल कर लो आप बस। तो इसे बोलते हैं पार्टिटिव। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? पार्टिटिव। वर्ब आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से आनी है। दूसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई वो बताई मैंने आपको एट्रीब्यूट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सेंटेंस में ये वर्ब से पहले आके धरी जाती हैं बच्चों, सेंटेंस में वर्ब से पहले आके बैठ जाएंगी, उसके बाद में आपका वर्ब आएगा। अब एट्रीब्यूट क्या है? जैसे कि आपने कहा अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, या फिर आप कहें द ग्रेट अशोका। बच्चों आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा सही है, अशोका द ग्रेट या फिर द ग्रेट अशोका? कुछ बच्चे हैं जो द ग्रेट अशोका भी कर सकते हैं और कुछ बच्चे हैं जो अशोका द ग्रेट कहेंगे, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है अशोका महान। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यही वो एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब बच्चों जब आप किसी सब्जेक्ट के बारे में, एट्रीब्यूट जब किसी सब्जेक्ट के बारे में आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दें। क्या दें बच्चों? एडिशनल, नोट केवल इंफॉर्मेशन बल्कि उसकी क्वालिटी को बताएं। एडिशनल इंफॉर्मेशन जब आप दे रहे हैं वो कहलाता है आपका एट्रीब्यूट। अशोका द महान, माधुरी दीक्षित द फाइनेस्ट एक्ट्रेस, राम माय फ्रेंड, राम मेरा मित्र। तो ये जो आप बता रहे हैं ये एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं आप सब्जेक्ट के बारे में, बस वही तो एट्रीब्यूट होता है बच्चों। क्या होता है? वो आपका एट्रीब्यूट। तो ध्यान देना बच्चों, एक कहानी सुन लीजिएगा ध्यान से। एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगा, ना कि पहले। एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगा, पहले नहीं। तो यहाँ पे अशोका द ग्रेट, लेकिन वर्ब हमारी अशोका के हिसाब से आनी है, ध्यान रखें। यस, जैसे कि मैंने कहा राज माय फ्रेंड इज एन इंजीनियर, इज एन इंजीनियर। हालांकि गाइस जब आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करेंगे प्रोनाउन नाम के चैप्टर की, तो मैं आपको ये खूब अच्छे से समझाता हूँ प्रोनाउन के चैप्टर में ही कि कोमे से कोमे तक के हिस्से को सेंटेंस में कुछ भी नहीं मानते हैं। कोमे से कोमे तक के हिस्से को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते, ये हिस्सा आपका वैसे भी खत्म है। लेकिन बच्चों आप इसे ऐसे मत कर देना, ये आपका ग्रामर में अगर आ जाए कॉमन एरर में तो आपको बेवकूफ़ बना सकता है। माय फ्रेंड राज इज एन इंजीनियर, ये कहना गलत हो जाएगा। माय फ्रेंड राम इज एन इंजीनियर, जी नहीं। माय फ्रेंड राज इज एन इंजीनियर, जी नहीं। राज माय फ्रेंड इज एन इंजीनियर। एट्रीब्यूट को हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाया करते हैं, पहले नहीं। यस गाइस, ये इतना ध्यान रखें आप लोग, क्यों लगाते हैं इसके बारे में मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से जिक्र किया है। ओके, आपको जिसको वीडियो चाहिए एट्रीब्यूट पार्टिटिव एजेंट की, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा आपको, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, हालांकि इतना समय मिलता नहीं है। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपने जान लिया एट्रीब्यूट के बारे में और साथ में आपने जान लिया पार्टिटिव के बारे में। ये वो हिस्से हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन के बाद आ जाते हैं। अब जो तीसरा हिस्सा सब्जेक्ट सेंटेंस में आएगा आपका, एक सेंटेंस बच्चों पूरा सेंटेंस तैयार हो रहा है आपका। अभी देखो सेंटेंस बनाना, कहते हैं ना कि सेंटेंस बनाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए। मैंने कहा कि मुझे काट कर सेब खिलाओ, मुझे काट कर सेब खिलाओ, तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है बच्चों। मुझे काट कर नहीं, मुझे सेब काट कर खिलाओ, मुझे सेब काट कर खिलाओ, तो ये काट कर सेब के बाद आएगा, सेब कटेगा ना कि मैं। यस, आपको नहीं काटना है भैया, सेब को काटना है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यही तो है बस सेंटेंस, सामान सारा पूरा है लेकिन वो आगे पीछे नहीं था, सीक्वेंस में नहीं था, एक करेक्ट ऑर्डर में नहीं था। ओके गाइस, तो उस ऑर्डर में लगाओ सेंटेंस को। तो यहाँ पर जो दूसरा हिस्सा है आपका हो चुका है सब्जेक्ट, पार्टिटिव और एट्रीब्यूट। अब आपका आता है वर्ब की कहानी। किसी कहानी बात करेंगे बच्चों, वर्ब। अब बच्चों वर्ब का एक हिस्सा सुन लीजिएगा आप लोग ध्यान से। पहले ही वर्ब जो है हमारे पास दो तरह की हैं, पहली हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब भी तीन तरह की हैं आपकी, तीन तरह की मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन तरह की हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब है। बहुत डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, PQR जितना ही पढ़ाऊंगा सिर्फ। ये आपके तीन तरह की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब यहाँ पे आपकी तीन हेल्पिंग वर्ब और भी हैं, जो कि आपकी बी, बीन, बीइंग। ये तीन भी हेल्पिंग वर्ब की श्रेणी में आती हैं, लेकिन ये किसी भी टेंस के अंदर नहीं आएंगी। ना तो ये प्रेजेंट की हैं, ना ये पास्ट की हैं, ना ये फ्यूचर की हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही। ये बात ध्यान रखें आप लोग। तो ये तीन भी आपकी हेल्पिंग वर्ब ही हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में आपकी नहीं आएंगी। तो ये सभी आपकी हेल्पिंग वर्ब है। क्या आपकी ये हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं। अब इन हेल्पिंग वर्ब में भी एक कहानी आपके साथ जुड़ती है बच्चों, वो कहानी सुनिएगा ध्यान से। क्या कहानी है?
यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद, यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ना हो तो, यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब खुद मेन वर्ब का काम करती है, मेन वर्ब का काम करती है। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद बच्चों मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम कर जाएगी। जरा कैसे? मैंने कहा आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। तो बच्चों यहाँ पर एम के बाद में कोई वर्ब नहीं आई है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है। यहाँ पर आपका एम ही मेन वर्ब है। आपने कहा शी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। यहाँ पर हैज़ के बाद कोई वर्ब नहीं आई है, यहाँ पर हैज़ ही आपका मेन वर्ब है। जब आप लोग इज एम आर वोज वर्ब का इस्तेमाल, हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल एज ए नाउन या एडजेक्टिव करते हैं, नाउन या एडजेक्टिव के साथ में करते हैं, तभी ऐसे में आपका खुद ही वर्ब का काम करती हैं। शी हैज़ अ काउ, यू हैव अ बैंक बैलेंस, कुछ भी मतलब जब आप लगाते हैं इस तरह से, तब आप लोगों का ये सेंटेंस मेन वर्ब की तरह ही काम करता है। लेकिन अगर इनके बाद मेन वर्ब हो तब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं करते, सॉरी मेन वर्ब की तरह ना काम नहीं करती हैं, फिर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब भी है तब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी और मेन वर्ब आपकी अलग है। जैसे कि आपने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर ये जो एम देख रहे हैं ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। राइटिंग यहाँ पे मेन वर्ब है। अब यहाँ पे एम सिर्फ ये बताने के लिए आ रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। यहाँ पर एम सिर्फ ये बताने आया है बच्चों। तो आई एम राइटिंग ए लेटर क्लियर कर रहा है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है। अगर आपने कहा आई वॉज कुकिंग फूड, आई वॉज कुकिंग फूड, तो बच्चों यहाँ पर ये वॉज ये बताने आ रहा है कि सेंटेंस पास्ट में है और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि कुकिंग मेन वर्ब आपकी यहाँ पे आ चुकी है ऑलरेडी पहले ही। यस गाइस, क्लियर आपकी कहानी? मैंने कहा आई शैल कुक फूड, मैं खाना बनाऊंगा, यहाँ पर भी ये बताने आ रहा है कि ये सिर्फ फ्यूचर में है सेंटेंस, बाकी ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है। ओके गाइस, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यस, तो ये कहानी है आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। आगे बढ़ाएंगे और कहानी को लेकर चलेंगे गाइस। अगर आपको याद होगा तो मैंने कल बताया था आपको कि बी भी आपकी एक हेल्पिंग वर्ब है। याद होगा बच्चों, मैंने आपको बताया कि बी भी एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यानी कि ना तो ये प्रेजेंट में आएगी, ना ये पास्ट में आएगी, ना ये फ्यूचर में आएगी। फिर ये कहाँ आएगी? ये सब जगह आएगी। सबसे पहली बात तो बी किसी भी टेंस की वर्ब नहीं है, लेकिन है ये हेल्पिंग वर्ब ही। दूसरी बात ध्यान रखना बच्चों कि किसी भी टेंस में मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं। कितनी बच्चों? 3। कितनी बच्चों आ सकती हैं? 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं किसी भी टेंस के अंदर। जैसे कि मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 12 ईयर्स, मैं 12 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब होगी। क्या होगी बच्चों? ये गाइस। तो किसी भी सेंटेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं बच्चों के साथ। कितनी आ सकती हैं? 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं किसी भी सेंटेंस में। तो 2 यहाँ आ रही हैं, अब तीसरी देखो कैसे आएगी। आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, जो भी आगे सेंटेंस लिख लेना आप। तो ये रही आपकी मेन वर्ब और उससे पहले आने वाली ये सारी हेल्पिंग वर्ब ही हैं। शैल हेल्पिंग वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीन हेल्पिंग वर्ब है। यस गाइस, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि एक सेंटेंस में मैक्सिमम कितनी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है बच्चों? 3। मैंने आपको विद एग्जाम्पल भी बता दिया है कि 3 हेल्पिंग वर्ब किस तरह से एक सेंटेंस के अंदर आएंगी। यस गाइस, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और घुसते हैं ग्रामर के अंदर। तो एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट बता चुका हूँ, फिर मैंने आपको पढ़ाया पार्टिटिव, यस गाइस आपको याद होगा, और एट्रीब्यूट अगर इनकी जरूरत पड़ जाए तो। फिर मैंने पढ़ाया आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर मैंने पढ़ाया आपको मेन वर्ब। अब कहानी किसकी बच रही है बच्चों? ऑब्जेक्ट की।
किसी बच रही है बच्चों कहानी ऑब्जेक्ट की। सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट भी हुआ करता है। ध्यान देना बच्चों, वर्ब के पहले वाला पार्ट कहलाता है सब्जेक्ट, वर्ब के बाद वाला पार्ट कहलाता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये तीन चीज़ें ज़रूरी नहीं कहूँगा, लेकिन नॉर्मली ये सेंटेंस में आपके पाई जाती हैं, तभी सेंटेंस को सेंटेंस माना जाता है। हाँ, पैसिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है अगर सेंटेंस को पैसिव बनाना है तो, लेकिन मैं पैसिव नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं PQRS सॉल्व करवा रहा हूँ। अब गाइस ध्यान देना, ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर तीन चीज़ें, नाउन, प्रोनाउन और जिरंड आ सकते हैं। याद करना, मैंने जब आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट तो वहाँ पर आपका इन्फिनेटिव ऐड हो गया था कि सब्जेक्ट की पोजीशन पर केवल 4 चीज़ें आएंगी, नाउन, प्रोनाउन, जिरंड और इन्फिनेटिव। लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर केवल 3 चीज़ें आ सकती हैं, नाउन, प्रोनाउन और जिरंड। इन्फिनेटिव यहाँ पर नहीं आएगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। अब जरा एक एक एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा रामा कोल्ड सीता, तो यहाँ पे कोल्ड आपका वर्ब है, वर्ब से पहले वाला ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद वाला आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या आपका नाउन है, क्या आपका ये नाउन है, रामा कोल्ड सीता। आगे देखिएगा, रामा कोल्ड मी, वर्ब के बाद ये जो आया ऑब्जेक्ट है और ये आपका प्रोनाउन है। क्या बच्चों आपका ये प्रोनाउन है। आगे देखिएगा, शी स्टॉप्ड स्मोकिंग, उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया। स्टॉप्ड यहाँ पे आपका वर्ब है और जो वर्ब के बाद आपका आ रहा है ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका इस समय जिरंड की फॉर्म में है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्ब की आईएनजी से पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, यदि आईएनजी फॉर्म से पहले इज एम आर वॉज वर्ब बी बीन बीइंग ना हो तो वो दी गई आईएनजी आपकी जिरंड कहलाएगी। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपने पहले लेक्चर मैंने बताया था आपको। तो यहाँ ये स्मोकिंग आपका जिरंड है। क्या बच्चों, जिरंड। हालांकि गाइस एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है जो आप समझेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। एक आपका बच्चों होता है एडजेक्टिव कह लेते हैं इसको, नॉर्मली इसकी लोग प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव पढ़ते हैं, लेकिन एडजेक्टिव है बच्चों, डी साइलेंट रहेगा यहाँ पे। एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट देना किसी को। तो बच्चों ध्यान देना, मैंने कहा शी इज़ अ माइजर, वह कंजूस है, वह कंजूस है। तो बच्चों कंजूस कौन है, वह है। यू आर इंटेलिजेंट, तुम होशियार हो, तो इंटेलिजेंट कौन है, यू, आप। यस गैस। तो जब आप इस तरह से बात कर रहे हैं, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर लिखा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर लिखा, लेकिन सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाला, सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाला शब्द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, शॉर्ट में लिखा है मैंने ऐसे ही, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ये जो माइजर है ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये भले ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर है लेकिन क्वालिफाई कर रहा है जाकर के ये सब्जेक्ट को ही। किसको क्वालिफाई कर रहा है बच्चों, ये जाकर के सब्जेक्ट को ही क्वालिफाई कर रहा है बच्चों। यहाँ पे ये सब्जेक्ट को ही एट्रीब्यूट कर रहा है, अगर देखा जाए तो उसकी क्वालिटी बता रहा है सब्जेक्ट की। तो कह रहा है कि वह कंजूस है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप लोग भी बोल सकते हैं कि शी इज़ टॉल, वह लंबी है। तो यहाँ पे जो टॉल है ये आपका सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। तो दिया गया वर्ड में टॉल जो है आपका ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। परिभाषा सुन लीजिएगा वो फिर से, कि ऑब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट की क्वालिटी बताने वाला शब्द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। हालांकि इसके ऊपर मेरा एक अलग से वीडियो भी है, क्या होते हैं अंग्रेजी में पार्टिटिव, एट्रीब्यूट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अलग से वीडियो मिल जाएगी, आप आराम से देख सकते हैं। और नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सअप कर दूँगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा आप लोग, या फिर मैं ग्रुप में भेज दूँगा। इंग्लिश अड्डा हमारा ग्रुप है बच्चों, और टेलीग्राम पर भी आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जो हमारा ग्रुप है इंग्लिश अड्डा के नाम से ही है। अगर आपको सर्चिंग में नहीं मिलता है तो आप लोग जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी वीडियो की, आपको वहाँ से मिल जाएगा उसका लिंक। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ बोर्ड पे, ज़रा आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर के अपनी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ एक सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो चुका है। अब जब सारा सेंटेंस हमें बनाना आ गया है तो फिर PQRS क्यों नहीं बन रहे हैं आप लोगों पर बच्चे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपकी समझ से परे हैं। अब वो समझ के परे क्यों है, ज़रा ध्यान दीजिएगा।
जैसे कि एक रूल मैं आपको बता रहा हूँ आज रिलेटिव प्रोनाउन का, हालांकि ये मैं प्रोनाउन में तो पढ़ाता ही हूँ और यहाँ पे भी बता रहा हूँ, क्योंकि PQRS एग्जाम में आए और ये ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। एक PQRS इससे आपका आना ही आना है, एक PQRS यहाँ से आपका आना ही आना है। ये आपका हु, होम, विच, व्हाट, दैट। बच्चों ध्यान देना, PQRS करते समय अगर आपको किसी भी पार्ट में, क्योंकि सेंटेंस में आप पार्ट में बैठा होगा, तो PQRS करते समय अगर आपको किसी भी पार्ट में इनमें से कोई भी एक दिख जाए तो सबसे पहले आपको इसे ही सोल्व करना है। ध्यान रखें बच्चों, कैसे सोल्व होगा जरा समझना। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब भी बताऊंगा, प्रैक्टिस के दौरान बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर रूल समझ लीजिए क्या रूल है। सबसे पहली बात, ये जब अगर सेंटेंस में आ जाएंगे तो इनसे पहले नाउन जरूर होगा, इनसे पहले नाउन जरूर होगा, और उस नाउन से पहले दा जरूर होगा, उस नाउन से पहले दा जरूर होगा। इनसे पहले कोई ना कोई नाउन जरूर होगा और उस नाउन से पहले दा जरूर होगा। ये बात ध्यान रखें खूब अच्छे से कस के। अब जरा सुनिएगा, ये दो लगाते हैं हम लोग पर्सन के लिए। किसके लिए लगाते हैं बच्चों? पर्सन के लिए। ये लगाते हैं नॉन लिविंग के लिए, यानी कि वस्तु के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए। ये बच्चों लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए लगाया करते हैं हम लोग, इतना ज़्यादा इनका डिफरेंस नहीं है, इनमें लगा लेते हैं। आपको यहाँ से एरर भी नहीं देगा, एरर आपको यहाँ से देगा, यहाँ से देगा, यहाँ से देगा। ये सबसे ज़्यादा एरर आपकी यहाँ से आनी है बच्चों। इनसे पहले कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा और उस नाउन से पहले दा जरूर आएगा, ये मैंने आपको बताया। सेंटेंस में ध्यान देना, अगर इनसे पहले कोई नाउन आ रहा है तो इस बीच कुछ और शब्द नहीं आएगा, ध्यान रखें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा अभी आपको। अगर इनसे पहले कोई नाउन आ रहा है तो उस नाउन और इनके बीच में कोई भी स्पेस, कोई भी वर्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो PQRS करते वक्त जरा कैसे आपको एग्जाम में देगा, मैं आपको एक रफली बता रहा हूँ, आप जरा समझिएगा ध्यान से। जैसे कि उसने कह दिया, क्वेश्चन नंबर दे दिया यहाँ पर करके, आखिरी में दे दिया उसने, मैं क्या दे दिया आखिरी में, फिर ऑप्शन दे दिए PQRS। सेंटेंस दे दिया कुछ भी, ये सेंटेंस दे दिया कुछ भी, ये सेंटेंस दिया उसने हु से स्टार्ट है, और ये सेंटेंस दे दिया कुछ भी। अब बच्चों आपको देखना है कि सेंटेंस ये हु आ रहा है। अब ये पक्की बात है कि इस हु के लिए कोई ना कोई नाउन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? नाउन होना जरूरी है, वो भी कैसा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि हु का इस्तेमाल हम लोग पर्सन के लिए क्या करते हैं बच्चों, हु का इस्तेमाल किसी पर्सन के लिए क्या करते हैं। अब आपको देखना है कि ये आर किसके बाद आएगा, क्या ये इसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा, या इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा, या इसके बाद आएगा। अगर ये आर इसके बाद आएगा तो इसके आखिरी में कोई पर्सन होना चाहिए, कोई व्यक्तिवाचक होना चाहिए। अगर ये इसके बाद आएगा तो इसके आखिरी में कोई पर्सन होना चाहिए, और अगर ये इसके बाद आएगा तो इसके आखिरी में कोई पर्सन होना चाहिए। और अगर नहीं है इनके पास पर्सन तो सिंपल सी बात है, पहले वाले के तुरंत बाद आ जाएगा, पहले वाले के तुरंत बाद आ जाएगा, लेकिन आएगा तुरंत बाद ही। इसके जरा समझें कि एग्जाम्पल से इसको, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ही शानदार। फिर मैं आपको जल्दी से जल्दी PQRS पे लेके चलूँगा बच्चों, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी हम लोग प्रैक्टिस पा जाएँ, क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा नहीं मुझे समझाने, क्योंकि वो मैं PQRS के दौरान ही समझा दूँगा आपको। जैसे कि उसने कहा, शी एट all the food in no time which her father brought for her brother, not for her। ये एक बहुत बड़ा सेंटेंस मैंने लिख दिया है, इस सेंटेंस को तोड़ करके देगा, बस वही PQRS है। उसने वो सारा खाना 2 मिनट में खा लिया, इन नो टाइम, चुटकियों में खा लिया, जो उसके पापा उसके भाई के लिए लाए थे, ना कि उसके लिए। अब बच्चों यहाँ पे विचार है रिलेटिव प्रोनाउन जो, इसका मीनिंग क्या है बच्चों? जो हिंदी में विच का मतलब होता है जो यानी कि खाना, जो उसके पापा उसके लिए नहीं उसके भाई के लिए लाए थे। क्या लाए थे? खाना। वो खाना जो उसने खा लिया वो उसके पापा उसके भाई के लिए लाए थे। तो ये जो आ रहा है विच, ये खाने के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है बच्चों? खाने के लिए आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पे ये दोनों साथ होने चाहिए थे, इसके बीच में कुछ भी स्पेस नहीं होना चाहिए था। कायदे की बात तो ये है। अब बच्चों यहाँ पे मैं दा भी लगाना भूल गया, दा भी लिख लीजिएगा। कायदे में सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, शी एट इन नो टाइम, शी एट इन नो टाइम ऑल द फूड विच। कायदे में ऐसा होना चाहिए था, विच से पहले नाउन और उस नाउन से पहले दा। कायदे में सेंटेंस इस तरह से होना चाहिए था, और यही गलतियां वो आपको एग्जाम में भी देगा बच्चों, ध्यान देना। इसी तरह की गलतियां देता है एग्जाम में, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक PQRS डेफिनेटली आपका इसी रूल पर आएगा, ध्यान रखें आप लोग।
रिलेटिव प्रोनाउन से 5 नंबर का अगर PQRS आ रहा है एग्जाम में तो एक PQRS फंसना स्वाभाविक है, ध्यान रखें। आप इसकी 100% तैयारी रखें बच्चों, 100%। मिटाता नहीं हूँ। तो यहाँ बच्चों मैंने आपको बताया कल कि अगर सेंटेंस हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन से, तो हमें ये देखना होगा कि उसके पीछे कौन सा नाउन है और उसके बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो उसके हिसाब से ही आएगी। लेकिन बच्चों यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है बच्चों, इनमें आपके 4 रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे हैं जैसे कि हु, विच, व्हाट और दैट। ये 4 एज ए सब्जेक्ट भी काम करते हैं, यानी कि ये आपके सब्जेक्ट भी हैं, ये आपके सब्जेक्ट भी हैं। रिलेटिव प्रोनाउन तो है ही, ये सब्जेक्ट भी हैं। और उसके बाद जो आपका हुम है ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या बच्चों? ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये सब्जेक्ट हैं तो इन्हें भी अपने एक वर्ब चाहिए, ये ध्यान रखना। लेकिन बच्चों ये जो इसके बाद वर्ब आई है ये तो इसकी है, इसकी वर्ब कहाँ आएगी? आगे जाकर कहीं वर्ब आएगी। तो यानी कि ये एक और फॉर्मेशन आपके पास हो गया याद रखने के लिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ तभी समझते हैं इस बात को, ज़्यादा क्लियर होगा। उसने कहा इट इज राम हु। अब ये जो हु के बाद वर्ब आ रही है ये राम के हिसाब से आएगी और ये है भी राम की ही। हु की वर्ब यहाँ पे नहीं है। यस, हु इज योर फ्रेंड, तो यहाँ पर ये कहानी होगी राम की। अब हु की वर्ब कहाँ है? विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। आगे जो भी सेंटेंस आप लिखना चाहें, मतलब खत्म बात। ये जो वर्ब है ये हु की है। मैं ये आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ सेंटेंस के अंदर, जो आपको ध्यान रखनी होगी। सेंटेंस में कभी भी हु, हुम, विच, व्हाट, दैट। वैसे तो हुम आपका ऑब्जेक्ट है, हुम के लिए नहीं बच्चों, हुम के लिए माफी चाहूँगा, बोल दिया मैंने गलती से। हु, हुम, सॉरी, हु, विच, व्हाट, दैट, ये 4 आपके रिलेटिव प्रोनाउन हैं। इन चारों को भी एक वर्ब की आवश्यकता होती है, लेकिन इनके बाद जो वर्ब आएगी वो पिछले वाले के अकॉर्डिंग आएगी और पिछले वाले के लिए ही होगी। ये ध्यान रखें आप लोग, भले इसके बाद आ रही है लेकिन आएगी वो उसके हिसाब से ही। तो वो वर्ब उसके नाम पे चढ़ गई, आपकी इसकी वर्ब हो जाएगी आगे। ठीक है, तो PQRS में ये बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मान लीजिए उसने आपको ये दे दिया, फिर यहाँ से शुरू कर दिया, फिर ये दे दिया, तो ध्यान रखना अभी हमें इसकी वर्ब चाहिए। वो तो जब मैं PQRS कराऊंगा तब मैं आपको खूब अच्छे से बताऊंगा ही कि कैसे आप लोग इसको एडजस्ट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग इन चीज़ों को समझते चलें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बच्चों। PQRS सोल्व करते वक्त आप लोगों के साथ में यही समस्या आती है। बच्चा भी मुझे सुबह ही फ़ोन आया, वो कह रहा था कि मैं कोई PPC नाम से बुक से पढ़ रहा हूँ और मेरे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। तो इंक्रीज़ होना संभव भी नहीं है, क्योंकि वो मेथड नहीं बताएंगे आपको, डायरेक्ट आंसर बताएंगे कि इसका A आंसर है, उसका B आंसर है। तो मेथड जब तक नहीं पता चलेगा आपका मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होंगे। बेसिक चीज़ें आपको आनी ज़रूरी है बच्चों, इस पर कोई बात नहीं करता और बच्चे करना भी नहीं चाहते हैं। बच्चों को लगता है कि कोई शॉर्टकट मेथड हो और बस हमें पता चल जाए। बच्चों शॉर्टकट ज़िंदगी में किसी चीज़ का नहीं है। यस, आप भी एकदम इतने बड़े नहीं हुए, आपको भी समय लगा है बड़ा होने में, तो समय लगेगा बच्चों। हाँ, हो सकता है ये मेरा जो चल रहा है रूल 1 हफ्ता 10 दिन ले ले, लेकिन इसके बाद आप PQRS का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन। इस गाइस यहाँ पे ये कहानी तो है रिलेटिव प्रोनाउन की, यही कहानी हमारी बच्चों ध्यान देना आप लोग प्रपोजिशन की भी है। ये एक बहुत ही प्यारी ट्रिक, ये एक्सपीरियंस के आधार पर, इसको मैं रूल नहीं कहूँगा, ना कोई मेथड है, बस ये एक एक्सपीरियंस है कि सेंटेंस के अंदर आप प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानेंगे। सेंटेंस के अंदर प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानना, मतलब आपको कट नहीं करना है, लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि ये कुछ नहीं है। इसकी जो वर्ब आएगी वो पिछले वाले के हिसाब से आएगी, ध्यान रखना। जो भी वर्ब आएगी ना वो इसके हिसाब से आएगी। अब कई बार क्या होता है कि ये वर्ब जो है बहुत दूर जाके दी जाती है। यस, बीच में प्रपोजिशन 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 ऐड करके सेंटेंस को बढ़ाता चले जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चले जाएगा और वर्ब उसकी बहुत दूर जाके देगा। वो वर्ब आपको ढूंढनी है, उस वर्ब से आपको बचना है। यस गाइस, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। वन ऑफ द बॉयज ऑफ द क्लास is sitting in the canteen। तो बच्चों यहाँ आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं, ये जो is है ये वन के नाम पर है। किसके नाम पर है? ये वन के खाते में जाएगा, क्योंकि ऑफ द बॉयज़
प्रपोजिशन के बाद है। यस गाइस, तो ये प्रपोजिशन के बाद वाला आप लोग कट करेंगे, ये ध्यान रखें। और उसके बाद में आपका जो ऑफ द क्लास है, ये भी आपका प्रपोजिशन के बाद वाला पार्ट है, इसे भी आप लोग कट करेंगे। यस गाइस, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं, मतलब कुछ नहीं मानते हैं, मतलब कट करने से मतलब आप इसको कुछ ना माने। कटवट तो चलो छोड़ दीजिएगा, आप मत करिएगा, लेकिन आप अपना एक माइंड सेट कर लीजिएगा कि सेंटेंस में कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है कुछ भी, बस उसको पकड़ के चलिए आप लोग और आगे बढ़ते चली जाइएगा। ये मैंने आपको कल रिलेटिव प्रोनाउन बताया था ना बच्चों, आज ये बता दिया मैंने आपको एक ट्रिक। ये आपको 1 नंबर दे के ही जाएगा, ध्यान रखें बच्चों। 1 मार्क्स आपका PQRS इसी नंबर का आता है बच्चों, जो हम लोग नहीं गौर करते हैं। PQRS का भी एक सेट ऑफ वर्जन है कि ये आना है और वही आ रहा है बच्चों। एक आपका क्वेश्चन आना है रिलेटिव प्रोनाउन से, एक क्वेश्चन आपका आना है प्रपोजिशन से, और बाकी क्वेश्चन आपके मैं बता दूंगा कैसे कैसे आ रहे हैं। तो अगर आप लोग, मतलब ये हालात में तब बता रहा है जब 5 मार्क्स का आएगा, अगर 10 मार्क्स का आएगा तो ये जस्ट डबल हो जाएंगे। तो इनको पकड़ के चलना है, हमें छोड़ना नहीं है। जरा एक और ट्रिक देख लें, ऐसी छोटी सी ट्रिक बहुत कम आती है। अगर कभी भी सेंटेंस में आप लोग देख रहे हैं कि उसने एक नाउन लिखा, जैसे कि मान लीजिए उसने लिख दिया राम में लिख दिया, चलो राहुल लिख लेते हैं, लिख दिया और एक कोमा लगा दिया। क्या लगा दिया? यहाँ कोमा लगा दिया और सेंटेंस लिख दिया, जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस लिखे माई फ्रेंड, और उसने यहाँ पे एंड माई फ्रेंड एंड माई वाइफ ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ कोमा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा तो देगा, कुछ तो सेंटेंस देगा ना आपको। कोमा लगा दिया, अब यहाँ पे PQRS ये उसने आपको दे दिए। अगर सेंटेंस में गलती से भी कोमा उसने लगा दिया, जैसे यहाँ लगा दिया या फिर यहाँ लगा दिया या फिर कुछ और दे दिया सेंटेंस में कोमा लगा दिया, तो अब आपको एक नया सब्जेक्ट और नई वर्ब ढूंढनी है, सबसे पहला काम। क्योंकि ये अब सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम तो कर रहा है, लेकिन इसके अलावा भी एक सब्जेक्ट और है। सेंटेंस में आपको देखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब इनमें से किसके पास है, इनमें से किसके पास है जिसके पास अपना खुद का सब्जेक्ट है और अपना एक वर्ब है, वो ढूंढना है। जिसके पास भी होगा वही सेंटेंस का पहला हिस्सा हो जाएगा। मैंने एग्जांपल मान लिया, जैसे मान लीजिए क्यों के पास ही है, बाकी के पास नहीं है। यस गाइस, सुनते रहना पूरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी कि आपको अब एक और सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढनी है। मान लीजिए यहाँ मिल गई, उसको आप यहाँ सेट कर देंगे, माई फ्रेंड एंड माई वाइफ। यहाँ पे एक नया सेंटेंस आ जाएगा पूरा का पूरा। अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, यहाँ एक कोमा भी होगा। क्या होगा? यहाँ पे एक कोमा भी होगा। अब इसकी वर्ब कहाँ गई? अब आपको इसकी वर्ब ढूंढनी है। इसकी वर्ब आपको ढूंढनी है किस पार्ट में दी गई है। यानी कि आपको कोमा लगा हुआ जब भी दिख जाएगा तो उसके बीच में एक सेंटेंस आएगा, फिर इसकी वर्ब आएगी, फिर सेंटेंस आगे बढ़ेगा। कोमे से कोमे तक के पार्ट को, कोमे से कोमे तक के पार्ट को सेंटेंस में कुछ भी नहीं मानते हैं, आपको इसकी वर्ब अलग से ढूंढनी होगी। यस गाइस, मतलब ये चीज़ें लिख लेना, जब मैं क्लोटस कराऊंगा, PQRS कराऊंगा सॉरी, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये चीज़ वहाँ बताई थी, तब मुझे दोबारा नहीं बतानी पड़ेगी, मेरा समय बचेगा, आपका ही बचेगा, क्योंकि प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करूँगा मैं। यस, हालांकि मैं किरण से पेड कोर्स में ऑलरेडी PQRS करवा चुका हूँ, जिसको लेना चाहे वो वहाँ से एक बार में ले सकता है सारे वीडियोज़। MB का हम लोग यूट्यूब पर करवा रहे हैं। ओके गाइस, क्योंकि ये हमारी मेहनत के लिए थोड़ा सा आपको पे करना पड़ सकता है, थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको एक सैलरी में पूरे करवा दूँगा पैसे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप बस। सो कोमे से कोमे तक के पार्ट को कुछ नहीं मानना है आपका, इसके लिए भी एक वर्ब चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया माई फ्रेंड एंड माई वाइफ, तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर कोमा लगा दिया गया है तो एक नया सेंटेंस ढूंढना है और फिर इसकी वर्ब। क्लियर बच्चों बात? तो यहाँ पर आपको इसकी वर्ब भी अलग से ढूंढनी होगी। चलिए, ये कहानी एक अलग समझ में आई आपको। ज़रा एक चीज़ और छोटी सी पकड़ते हुए चलेंगे अपने साथ में, जो आपके बहुत काम आ सकती है। PQRS के अंदर ही इसका बहुत बड़ा रोल है बच्चों। यस, PQRS में आप लोग देखिए, ये बात सत्य है कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होना है, आपको पता ही है। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर जो आपके ऑप्शंस हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप उन पे भी उतना ही फोकस रखें जितना फोकस आप लोग अपना मेथड पे, ट्रिक्स पे, इन पर रखते हैं। तो बच्चों ऑप्शंस को भी देखते हुए चले, जैसे कि मान लीजिए उसने ऑप्शन दे दिया आपको ऐसे, तो यहाँ मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि सेंटेंस मेरा P से ही स्टार्ट हो रहा है। कैसे स्टार्ट हो रहा है? P से। तो मुझे फर्स्ट पार्ट इसका क्लियर हो चुका कि पहला पार्ट इसका P ही होगा। मुझे सोचना ही क्या से शुरू करना है बच्चों। यस, R से शुरू करना है, S से शुरू करना है, क्योंकि P तो इसका पहला हिस्सा ही है। तो कई बार क्या होता है कि इसमें भी फ्री के नंबर मिल जाते हैं हमें। यस, यानी कि ये मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, ऑप्शन वाला फंडा आपका, लाइक उसने आपको ऐसे दे दिया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सबके आखिरी में क्यों आ रहा है। तो ये
देख लेना बच्चों, कभी भी आप लोग, अगर आपको यकीन ना हो तो आप पिछले 10 साल के सेट पेपर उठा लीजिएगा, पिछले 10 साल के सेट पेपर उठाइएगा और चेक कीजिए, खाली ऑप्शन। आज आपको कुछ नहीं करना है, खाली ऑप्शन चेक करना है। एक क्वेश्चन आपका जरूर आया होगा ऐसा, एक क्वेश्चन जरूर ऐसा आया होगा जिसमें या तो खाली पीपी होगा या खाली क्यों होगा, और वही आपका आंसर भी हो जाएगा बच्चों, उसी से ही आपका जो है आंसर क्लियर हो जाएगा किसी एक से भी। तो ये आपके फ्री के नंबर हैं, मतलब इन चीज़ों को हमें सीखना है बच्चों, अपने अंदर जहन में उतारना है। देखिए टॉपर्स, ये जो टॉपर्स होते हैं बच्चे, ये कोई पैदा नहीं होते, इनको बनाया जाता है बच्चों, आप और हम ही मिलकर बनाएंगे, ध्यान रखें, मेहनत आपकी होगी और हमारी, और फिर टॉपर बनेंगे यहीं से गारंटेड बच्चे। एक चीज़ और बड़ी प्यारी दे देता है कई बार कि सबके ऑप्शन जो है अलग अलग दे दिए, सबके ऑप्शन अलग अलग दे दिए। अब ये और आसान हो जाता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर आपने एक सेंटेंस ढूंढ लिया तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस तैयार है, सिर्फ आपको एक हिस्सा ढूंढना है किसी का भी बस। अगर पी मिल गया, क्यू मिल गया, आर मिल गया, एस मिल गया, तो एक हिस्सा पूरा का पूरा तैयार है आपका, चेक कर लीजिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ होगा। तो मतलब सेट ऑफ रूल है बच्चों, मैं 5 के 5 क्वेश्चन बता दूंगा आपको कि किस किस आधार पर आने हैं, ध्यान रखें आप लोग। मैं आपको लिख के बता दूंगा कि एक क्वेश्चन हिस्सा आएगा, 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 पूरे 5 क्वेश्चन का पूरा बता दूंगा आपका, उसी बेस पे क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर आपको चेक करना है जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तब आप देखिएगा। फिलहाल तो हम लोग रूल्स आपको बता रहे हैं, ट्रिक्स आपको बता रहे हैं। अब आपको ऑप्शन से कैसे मारना है देकर के ये मैंने बता दिया आपको, बाकी ऑप्शन से हम भी जब कराएंगे जब देखना आप लोग कैसे करते हैं। अब बच्चों आपको जो नेक्स्ट वर्क है, जो आज का एक और मोटा वर्क आपको करना है इस वीडियो के माध्यम से, वो है आपका पेयर्ड कंजक्शन। इनको पकड़ लो बच्चों बस आप। आज के इस लेक्चर में मैं आपको कुछ पेयर्ड कंजक्शन बता रहा हूं और कुछ नहीं बता रहा हूं, तो वो आप खुद से ढूंढ लीजिएगा सारी पेयर्ड, जैसा नहीं कि मैंने जो बता दी बस वही, उसके अलावा नहीं। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक तरीका है, जैसे कि मान लीजिए आपको बता दिया कि नेदर के साथ हमेशा नोट चलता है, नेदर के साथ हमेशा नोट चलता है। अब मान लीजिए किसी पी सेंटेंस में बीच में नेदर आ गया, तो अब आप नोट ढूंढोगे, नोट कहां पर है, क्यू में है, एस में है, आर में है, कहां पर है नोट, अब इसके बाद वही आना है, ये कंफर्म है। जैसे कि नोट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो चलता है, तो अगर आपको कहीं पे भी नोट ओनली दे दिया गया है तो अब आप बट ऑल्सो ढूंढे कि बट ऑल्सो कहां पर है। मतलब ये चीजें आपको ढूंढनी होंगी, क्लियर करनी होंगी, तो ही जाकर के आप बच्चों पकड़ पाएंगे चीजों को। यस, अगर ऑप्शन आपको दे दिया हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, आपको ढूंढना है वैन। क्या ढूंढना है बच्चों आपको? वैन। मतलब ये कुछ मैं आपको परफॉर्म दे रहा हूं। अब आप पेयर्ड कंजक्शन, कंपाउंड कंजक्शन यूट्यूब पे, गूगल पे जाइए, सर्च मारिए और सारे लिख लो एक साथ। यूट्यूब से बजाय तो गूगल पे सर्च कर लेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर पूरी वीडियो आ जाएगी, फिर वो बकवास करेंगे अपनी। फिलहाल आप मेरे मेथड से करते रहो, अभी कुछ ना छोड़ो बच्चों। आप जो बच्चे मुझसे PQRS पढ़ रहे हो, फिलहाल मुझसे ही पढ़ते रहे बस मुश्किल से आप संडे तक का मुझे टाइम दीजिए खाली, ये मैं खत्म कर चुका हूँ, संडे तक बहुत ही कम रह गया है। यस, संडे तक का टाइम दीजिए, मंडे में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आप देखिएगा इंप्रूवमेंट कितना आ रहा है, और वो 5 तरीके बताऊंगा कि 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो बच्चों जैसे कि और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि उसने कहा था नो सूनर, तो आपको ये पक्का है कि भैया देन आएगा। क्या आएगा? देन आएगा। सो कह दिया है तो एज आएगा, एज कह दिया है तो एज आएगा, सो एज। तो बच्चों ये पेयर्ड कंजक्शन है, ये साथ चलती हैं, जन्म जन्म का साथ है निभाने को। यस गाइस, तो इनका पूरा साथ चलता है, सिस्टम चलता है, जैसे चलता आ रहा है वैसे चलता रहेगा, आपकी वैसे ही अपना सिस्टम चेंज नहीं करेंगे। क्लियर बच्चों बात? तो बात आप समझते रहेगा। पेयर्ड कंजक्शन में और भी बहुत सारी आपकी कंजक्शन है ऐसी जो साथ चलती हैं, जैसे कि बोथ एंड, बिटवीन एंड। यस गाइस, तो मतलब ये पेयर्ड कंजक्शन का पूरा फंडा आप लोग याद रखें अपने साथ में, मैंने बता दिया है। अब आपका काम है, आप में से कितने बच्चे करते हैं, देखिए जो करेगा वो भरेगा एग्जाम में कॉपियाँ। यस बच्चों, मतलब अब जिम्मेदारी आपके हवाले है। आज का टारगेट आपका गूगल से पेयर्ड कंजक्शन ढूंढने सारे की सारी, कितने बच्चे ललायत हैं अपने सिलेक्शन के लिए, वो आज पता चल जाएगा मुझे। हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोग कैसे PQRS पर अपनी कमांड बना सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास थोड़ी सी ज़्यादा शानदार है अपनी पिछली 4 क्लास के मुकाबले। है तैयार आप लोग? चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपनी कहानी को। कल हमने आपको जो लास्ट बात बताई थी, मैंने कहा था कि आप अपनी पेयर कंजक्शन पर ज़्यादा फोकस रखना, यानी कि जो पेयर्ड कंजक्शन होती है हमारी, उन पर आप लोग फोकस रखिएगा। पेयर कंजक्शन मतलब नेदर नोर, एदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, वैन आएगा। इस तरह की कुछ पेयर कंजक्शन पर मैंने स्पेशल फोकस बनाने को आपको बोला था। अब गाइस आज की जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो आज मैं बात करूँगा आपसे वर्ब की। वो भी कौन सी बच्चों के? हेल्पिंग वर्ब के बाद कुछ फिक्स्ड मेन वर्ब आया करती है, उसको पकड़ना है आपको। इस गाइस
जैसे कि आपको पता ही है कि बी की फैमिली यानी कि इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन, बींग। याद रखना बी की फैमिली के अंदर पूरी 8 वर्ब आती हैं, इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन, बींग। तो इसके साथ आपकी या तो आएगी आईएनजी फॉर्म या फिर आनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो आईएनजी फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म। सो बी की फैमिली के साथ में आपकी हमेशा या तो आईएनजी फॉर्म आएगी या फिर थर्ड फॉर्म। आईएनजी फॉर्म आएगी तो समझ जाना कि सेंटेंस आपका एक्टिव में चल रहा है, और अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो समझ जाना कि सेंटेंस आपका पैसिव में चल रहा है। ये छोटी सी कहानी याद रखिएगा बी की फैमिली के साथ में। अगली जो फैमिली हमारी है वो है आपकी हैव की फैमिली। इसकी फैमिली में भी 4 मेंबर पूरे, हैज़, हैव, हैड और हैविंग। ध्यान रखना हैज़, हैव, हैड और हैविंग। इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जो तीसरी फैमिली है वर्ब की वो है डू की फैमिली, जहां आपका आता है डू, डज, डिड। मतलब मैं केवल डू नहीं, मैं पूरी फैमिली की बात कर रहा हूं। डू, डज और डिड, इसको बोलते हैं डू की फैमिली। इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जो तीसरी फैमिली है वो है हमारी मॉडल वर्ब फैमिली। यस गाइस, ये हमारी मॉडल वर्ब फैमिली है। मॉडल वर्ब फैमिली को बोलते हैं मतलब बच्चों विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ought to। ये 10 पूरी की पूरी मॉडल वर्ब कहलाती हैं। इनके बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। ये कहानी याद रखेंगे आप लोग, मतलब आज के कुछ पॉइंट्स हैं ये वर्ब से जुड़े हुए। सो बी की फैमिली के साथ में या तो एनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म, हैव की फैमिली के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म, डू की फैमिली के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म, और मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म। हालांकि मैंने यहाँ सिर्फ बी लिखा है, आप पूरी फैमिली लिखेंगे। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, हैज, हैव, हैड, हैविंग, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ought to। ओके गाइस, अभी कुछ और छोटी छोटी सी बातें याद रखेंगे, जैसे कि ऑफ के बाद अगर कभी नाउन आएगा, ऑफ के बाद अगर कभी बच्चों नाउन आएगा तो वो प्लूरल होना चाहिए। अगर वो प्लूरल बन सकता है तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन अगर प्लूरल बन सकता है तो आप उसे प्लूरल ही रखेंगे, ध्यान रखें। ओके गाइस, सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है 99% केसेस में, बट 1% केसेस में टू के बाद में जीरंड भी दिया जाता है। वो गिने चुने केसेस हैं कुछ, जैसे कि इससे पहले आपका टू से पहले मान लीजिए उसने आपको दे दिया इज, एम, आर, वोज, वर, साथ में दे दिया यूज टू, तो अब इस टू के बाद में जिरंड आएगा। क्या आएगा इस टू के साथ में? जिरंड। इज, एम, आर, वोज, वर प्लस यूज टू प्लस जिरंड, तो टू के साथ में क्या आ रहा है? जिरंड आएगा। अगर उसने आपको कह दिया एक्कस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, विद अ व्यू टू, ये कुछ हैं गिने चुने बच्चों जिनके बाद हमारा क्या आना है? जिरंड आना है। मतलब इनके बाद आना ही जिरंड है, फिक्स है ये कि इनके साथ जिरंड आया करता है बच्चों। ओके, वैसे तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आया करती है, लेकिन इनके बाद जिरंड आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये कुछ स्पेशल केसेस हैं। और बच्चों जिरंड बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को, ये भी मत भूलिएगा आप लोग। कई बार बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं, अभी तो बच्चे उठे नहीं है सो करके, अभी तो बच्चे पूछ रहे हैं सर एग्ज़ाम कब से है। सुनो, यस गाइस, तो मतलब बच्चों के सवाल देखें आप लोग, मतलब अभी तक बच्चे उठे नहीं हैं तो तैयारी कब करेंगे, एग्ज़ाम कब से, उनको ये नहीं पता है। चलिए फिलहाल बच्चों, अभी बच्चों और देखिएगा इसी तरह के कुछ पॉइंट्स। 4 के बाद हमेशा नाउन आता है। अगर 4 के बाद कभी वर्ब लगानी पड़ भी जाए तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। किस में आएगी बच्चों? आईएनजी फॉर्म में, 4 के बाद में। अगर कभी कोई सेंटेंस प्रपोजिशन शुरू हो जाए तो मैंने आपको बताया था कि इसको कुछ नहीं मानना है, आपको इसे कट करते हुए आपको एक नया सब्जेक्ट, नई वर्ब ढूंढ करके सेंटेंस को बनाना है। यानी कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी सेंटेंस में। अगर पहला सेंटेंस उसने प्रपोजिशन दे दिया और फिर आके पी क्यू आर एस दे दिए, तो उन पी क्यू आर में से आर एस में से आपको वो सेंटेंस ढूंढना है जिसके पास सब्जेक्ट भी हो और अपनी खुद की एक वर्ब भी हो। आज मैं कुछ इसी तरह के एग्जाम्पल्स आपको देने वाला हूँ बच्चों, जो मैंने अब तक पढ़ा आपको।
फिर मैं और रूल्स आपको बताऊंगा कल और परसों 2 दिन बस, और फिर उसके बाद हमारी कहानी ये खत्म हो जाएगी। जरा एक सेंटेंस मेरे सामने उसको देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। मैं सेंटेंस लिख लूँ, चलिए गाइस आपके सामने एक सेंटेंस है, कह रहा है कि आफ्टर द चिपको मूवमेंट, ये एक आंदोलन था बच्चों, आपको पता होगा चिपको आंदोलन, जिसमें लोग पेड़ से चिपक गए थे और उन्होंने पेड़ों को नहीं काटने दिया था। दैट पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स इन द रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट इट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड हैड अ ग्रेटर स्टेक और ऑफ नेचर देन डिड, जो भी था कि मतलब मैंने इसको खत्म किया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी। अब गाइज मुझे दिख रहा है कि जो पहला सेंटेंस है जहां से सेंटेंस शुरू करा उसने, ये शुरू उसने प्रपोजिशन से किया है। अब गाइज इस वाले पार्ट को तो मैं कुछ नहीं मानने वाला हूँ, ये बात पक्की है, मतलब ये पहला हिस्से पर रहेगा, ये मजबूरी है क्योंकि नंबर 1 लिखा है इस पर। लेकिन मुझे अभी भी वो सेंटेंस ढूंढना है इन चारों में से जिसके पास सब्जेक्ट होगी और जिसके पास वर्ब होगी, क्योंकि बच्चों आप खुद सोचो इतना बड़ा सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के बिना वर्ब के कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता है। अगर मैं सेंटेंस को दैट से स्टार्ट करता हूं तो दैट एज ए कंजक्शन काम करता है, इसका मतलब उससे पहले वाले पार्ट में वर्ब होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं है। सेंटेंस दैट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। सेंटेंस को अगर मैं फिर प्रीपोजिशन से स्टार्ट करता हूं तो अभी तक भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आया है, तो ये भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती है। सेंटेंस इट से स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट का काम करता है, हेल्पिंग वर्ब आई है, मेन वर्ब आई है, ये सेंटेंस का शुरुआत हो सकती है बहुत अच्छी वाली। और उसके बाद में गाइज हमारे पास में है एक और सेंटेंस, हैड अ ग्रेट स्टेक। सो आफ्टर द चिपको मूवमेंट इट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, आर के बाद क्यों आपका आ सकता है, आर के बाद पी सॉरी, इट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, आप देख रहे हैं ना, इट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स हैड, यानी कि फिर आपका एस आएगा, तो गैस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा RPSQ, RPS, और उसके बाद जो भी आपका है। यस गैस, सबसे पहले हमने सेंटेंस में क्या ढूंढा, सबसे पहले हमने सेंटेंस में ढूंढा सब्जेक्ट। यस गैस, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हुआ था हमारा प्रपोजिशन से, इस वाले पार्ट में ना तो सब्जेक्ट था ना ही वर्ब था। ऐसा ही कुछ आपको भी एग्जाम में करना है अगर सेंटेंस इस तरह के आ जाए तो। यस गैस, मतलब तरीका सीखिए आप लोग, क्योंकि कितने PQRS रटेंगे आप लोग, तरीका समझ जाएंगे ना तो फिर आपको PQRS रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात तो ये है। एक और सेंटेंस देखते हैं कुछ इसी तरह का जो एग्जाम में आया हुआ है, बहुत शानदार सेंटेंस है, बुक में है बच्चों सबके सब सेंटेंस ये, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। एग्जाम सेंटेंस नंबर अगला है, कह रहा है कि द मल्टी सोर्सिंग ऑफ PQRS financial mess with coins led to or using their own mix of डिफरेंट मिंट्स, और 6 सेंटेंस है, मेटल्स एंड एलॉयज। अब बच्चों ध्यान देना आप लोग, बड़ा प्यारा एक रुतबा उसने दिया आपको सेंटेंस में, इस पे ध्यान देना बस आप लोग। अगर आप लोग कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, मैं आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूँ। ये ध्यान दीजिए बच्चों सेंटेंस पे आप लोग, ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपके सामने इस में आ चुका है। कह रहा है कि द मल्टी सोर्सिंग ऑफ, उसने आपको दिया है ऑफ, मैंने आपको बताया कि ऑफ के बाद अगर कभी भी प्लूरल नाउन आ सकता है तो हम लोग प्लूरल नाउन लगाएंगे। तो गैस ऑफ के बाद फाइनेंशियल मैस, ये प्लूरल नाउन नहीं है। यस गैस, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑफ के बाद कॉइन्स आ रहा है, प्लूरल नाउन है, ये आपका आंसर हो सकता है। ऑफ के बाद यूजिंग नहीं आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। सेंटेंस की शुरुआत होगी पक्की बात है क्यों से, किससे होगी बच्चों शुरुआत, क्यों से, तो गैस यहाँ पे सेंटेंस आंसर हो जाएगा आपका क्यों। अब गैस एक बात का और ध्यान दीजिएगा, अब यही आंसर क्यों है आपको इसको डिस्कस करना है, तो जरा ध्यान दीजिए, इसका आखिरी सेंटेंस देखिएगा। आखिरी सेंटेंस में उसने दिया आपको आर, ये रहा आर, आर के आखिरी में भी क्या है आपका ऑफ, ऑफ के बाद क्या आना चाहिए था प्लूरल नाउन। तो आप छठा सेंटेंस क्या देख रहे हैं बच्चों, मेटल्स एंड एलॉयज, मेटल्स एंड एलॉयज। सो गैस ये वो ट्रिक्स हैं जो फेल होंगी ही नहीं, बिल्कुल बेफिक्र रहें। ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगाया, ये सेंटेंस जोड़ा। अब इस सेंटेंस को मैंने क्यों से पकड़ा, मैंने आगे चेक कर लिया, आखिरी में आर आ रहा है, आर के आखिरी में भी ऑफ है और उसके आखिरी सेंटेंस में भी मेटल्स और एलॉयज है।
तो ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन बन सकता है तो हम लोग प्लूरल नाउन लगाएंगे, इसको नहीं रोका जा सकता, ये ध्यान रखें बच्चों, क्योंकि ये एक सार्वभौमिक सत्य है, प्रैक्टिस से चीज़ें आई हैं, आपके एक्सपीरियंस से चीज़ें सामने आई हैं, कोई रूल नहीं है, कोई ये फैक्ट्स नहीं है, बस ये एक्सपीरियंस के आधार पर बनाए हुए ट्रिक्स हैं कुछ, जिनको मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग इनको गेन कीजिए और सेंटेंस बनाने शुरू कीजिएगा। ओके गाइस, जरा एक और सेंटेंस कुछ इसी तरह देखते हैं, क्या कह रहा है सेंटेंस वाला। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा गाइस, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इट मे सीम ओल्ड। ये तो उसने पहला हिस्सा दे ही दिया है, आपको अब पी ढूंढना है। इट मे सीम ओल्ड, वन शुड ओनली रीड। अब डायरेक्ट इसके बाद आप ये हिस्सा नहीं बना सकते, बट पीपल रीड फॉर सच आ, टू हैव टू इंसिस्ट दैट, बिकॉज वन लाइक इट। इसके बाद वन भी नहीं लगा सकते आप डायरेक्ट बट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये दोनों कंजक्शन हैं, और गैस कंजक्शन वाले खेल यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। सो हमें यहाँ पे बहुत दिमाग से खेलना होगा। इट मे सीम ओल्ड, यानी कि ओल्ड लग सकता है। टू हैव टू इंसिस्ट दैट, यहाँ मैं चारों तरफ निगाह रख रहा हूँ अपनी, आप भी रखें, सवाल पर भी, ऑप्शन पर भी, आगे दिए गए सेंटेंस पे भी। जैसे कि मुझे यहाँ दिखाई दी गया ए, अब मुझे ए के बाद क्या लगा सकता हूँ, बट पीपल रीड फॉर सच आ वन, और वन एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि अ का मतलब भी वन और वन का मतलब भी वन। अ के बाद टू नहीं आ सकता, बिकॉज आर्टिकल और प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आएंगे। बिकॉज एक साथ नहीं आ सकता। इसका मतलब ये कंफर्म है कि क्यों आपका सबसे लास्ट सेंटेंस है, क्योंकि ये बन रहा है बिल्कुल सही, अ वैरायटी ऑफ। साथ ही साथ मेरी ऑप्शन पे भी निगाह थी, तो क्यों 3 के आखिरी मारा है, तो यहाँ चांसेस ज़्यादा था कि क्यों आपका लास्ट सेंटेंस है। अच्छा, अगर मैं सेंटेंस को आर को देखता हूँ, मुझे ये नहीं पता इसके बाद आर आएगा, लेकिन मुझे आखिरी में दैट दिख रहा है। दैट आपका एक कंजक्शन है बच्चों, और कंजक्शन के तुरंत बाद एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होने चाहिए, यानी कि कंजक्शन के बाद भी अपना एक सब्जेक्ट हो, अपना एक वर्ब हो। अगर यहाँ इस दैट के बाद आप देख रहे हैं तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब। सो यहाँ पर आर और पी एक साथ आएंगे। इट मे सीम ओल्ड, टू हैव टू इंसिस्ट दैट, वन शुड ओनली रीड। आर पी इकट्ठे आएंगे। आर पी कितनों में इकट्ठे हैं, ये रहा आर पी और बस, और किसी में आर पी इकट्ठा नहीं है। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि सेंटेंस मेरा आर से स्टार्ट होगा, और इसका आंसर होगा आपका डी करेक्ट। ओके गाइस, सो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको भी सीखनी चाहिए। मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो कुछ इसी अंदाज में कराऊंगा। हालांकि मैं ऑलरेडी किरण से प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, पूरी बुक का बच्चों को दे चुका हूँ पेड कोर्स में, लेकिन है बच्चों को एमबी बुक से मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस यूट्यूब पर। हालांकि अगर आप लोग किरण बुक के PQRS बाय करना चाहें तो आप ओनली 75 रुपीज़ में केवल किरण बुक के PQRS बाय कर सकते हैं, प्रैक्टिस ओनली। रूल्स आपको मैं यहाँ करा रहा हूँ, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस कराता हूँ इसी अंदाज में। सो ओनली 75 रुपीज़ में सारे PQRS मिल जाएंगे आपको किरण के। तो आप भी कीजिए बच्चों, क्योंकि मतलब बात यह है कि आप लोग उसको करना सीखें, क्योंकि सेंटेंस में आपको 1000 करा दूँ, 500 करा दूँ, 2000 करा दूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको करने नहीं आएंगे। अभी बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बुक्स लेके बैठ रहे हैं। अभी कल भी एक बच्चे का फोन आता, सर मैं PPC से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने 2000 PQRS कर लिए हैं, लेकिन अभी मेरे इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। कैसे होंगे इंप्रूव? आप सिर्फ उन्हें कर रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं। आप लोग पीछे आंसर देख देख करके अपने आंसर मैच कर रहे हैं। आपके 50 करे, 40 से चले गए, 10 गलत चले गए, आपको तरीका अभी भी नहीं पता। वो 40 आप दोबारा करेंगे तो कंफर्म नहीं कि वो 40 के 40 सही चले जाएंगे। यस, क्योंकि आपका तुक्का चल गया भाई। सही बात तो ये है। मेथड होगा तो आपके पास श्योरिटी होगी। अ वैरायटी ऑफ, दैट के बाद सब्जेक्ट वर्ब, चल खत्म काम। ओके गाइस, तो इसी तरह से आपको ये कहानी अपने साथ जोड़नी है, जरूरी है। ओके गाइस, सो यहाँ मैं बात करता हूँ आज के पहले सेंटेंस की। कुछ सेंटेंसेस मेरे पास हैं, फिर बुक से ही रहे, आपके एग्जाम में आए हुए हैं। मैं इनको बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ और फिर आपको इनको समझाना शुरू करता हूँ। अब गाइस, ये पहला सेंटेंस आपके सामने है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर दिखाई दे। यस गाइस, अब दिख रहा होगा आपको क्लियर। कह रहा है कि कैन एनीवन, फिर PQRS। सवाल पे भी, ऑप्शन पे भी, हर तरफ निगाह रखो, चारों तरफ अपने हाथ फैला के रखो, और फिर देखना क्या करना है। अगर मैं यहाँ बात करूँ सेंटेंस में, तो एक मॉडल वर्ब आई है, सब्जेक्ट आया है। गाइस, मॉडल वर्ब की एक बड़ी खास बात ये है कि ये अकेली नहीं चल सकती, यानी कि इसको मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, हैज, हैव, हैड, ये सब जो हैं ये अकेली चल सकती है, लेकिन ये अकेले नहीं चलती है। इसके साथ में मेन वर्ब का होना जरूरी है। मेन वर्ब लिख देता हूँ, वरना तो दोनों MB हो जाएंगे।
इसके साथ में मेन वर्ब का होना जरूरी है। और अगर मैं सेंटेंस में अब बात करूँ तो सबसे पहले आपको मेन वर्ब ढूंढनी है। अब बच्चों अगर बात मुसीबत ये होती है, बच्चों को साथ में सबसे बड़ी समस्या होती है कि वर्ब को ही नहीं पहचान पाते हैं, यानी कि अभी तक आपको पहचानने का फॉर्मेशन ही नहीं पता है। हालांकि इसके ऊपर मेरी वीडियो है, वर्ब से नाउन, यस नाउन से वर्ब, फिर एडजेक्टिव बनाना उसको, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ वर्ब पहचानने की। मतलब ये इतनी शानदार ट्रिक है, अगर आप इसको फॉलो करना सीख गए तो बल्ले बल्ले है। आप दिए गए वर्ड में जो है ING लगा कर देखें। जब भी आपको डाउट हो कि ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, इनमें से कोई आएगी, सिंपल सी बात है। आप दिए गए वर्ड में ING लगा कर देखें, अगर लग गई, यदि वर्ब में ING लग गई, यदि उस वर्ड में ING लग गई तो वो वर्ब है, अगर नहीं लगी तो वो वर्ब नहीं है। सबसे पहली बात ध्यान रखें। अब जैसे कि फॉल्सहुड, अब जरा खुद बोला, फॉल्सहुडिंग होता है, ये ब्रदरहुड, यस बॉयहुड, फ्रेंड, तो ये आपका उसी से बना है फॉल्सहुड। ये तो आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वर्ब नहीं है। एंड बच्चों, ये एंड आपका कंजक्शन है। फॉर आपका एक प्रपोजिशन है। तो ये कंफर्म है कि इनके बाद ना तो ये आ सकता, ना ये आ सकता, ना ये आ सकता। इसका मतलब पक्का है कि इसके बाद आपका ऐसा आएगा। अब आपको सीधा कुछ नहीं करना है। अभी आप लोग क्या करते हैं गलती, कि आपने एस ढूंढा, अब आप उसके बाद अगला ढूंढेंगे, फिर अगला ढूंढेंगे, फिर अगला ढूंढेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है भैया, आपको टीचर नहीं बनना है। सबसे पहले अपना माइंड सेट कीजिए आप लोग। आपको एग्जाम क्रैक करना है या फिर आपको यहाँ बैठना है मेरी जगह? आपको मेरी जगह नहीं बैठना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। आपको मैं कहीं और बैठाने वाला हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप बस सिर्फ उतना फोकस करिए ना आपका लायक है, बस उतना ध्यान देना है। इसके बाद आपका ऐसा आएगा, यानी कि पहला सेंटेंस जो है ऐसे। अब आप सीधा यहाँ आ जाओ कि एस कितनों में है, कितने सेंटेंस ऐसे हैं, कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें एस से शुरुआत हो रही है, वो हो रही है इससे। आपको कोई मतलब नहीं है आगे वाले पार्ट से, कोई सेंटेंस के फॉर्मेशन से, ना मीनिंग निकालने से, कुछ नहीं मतलब है। इसके बाद आपका ऐसा आएगा, क्योंकि वर्ब आनी चाहिए थी, वर्ब आपकी एस के पास है और कहीं वर्ब है नहीं। आपका आंसर एस से स्टार्ट होगा। भैया मैं वर्ब बोल रहा हूँ, लेकिन वर्ब बोलते नहीं, बोलते वर्ब हैं, लेकिन मुझे यहाँ बोलने के लिए बोलना पड़ रहा है, इससे कि मेरी आवाज़ आप तक किधर पहुँचे। तो गाइज वर्ब हमारा एस के पास है, सप्रेस, तो यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, एस से स्टार्ट। क्लियर है बच्चों बात? ये था पहला सेंटेंस जो इस फॉर्मेशन में मैंने बनाया। अभी जरा और सेंटेंस देखते हैं इसी तरह के। मतलब मैं आपको कुछ चीज़ें देना चाह रहा हूँ, वो चीज़ें सीख लीजिए, फिर मैं प्रैक्टिस तो कराऊंगा ही, बहुत धुएंधार वाली। ये चीज़ें भी जरूरी है, आपको आनी बहुत देते हैं। सो गाइस, कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। मैंने कहा था कि ऑप्शन पे भी निगाह रखना। जैसे कि यहाँ ऑप्शन या तो आर से, या एस से, या पी से, या आर से, यानी कि सभी अलग अलग से स्टार्ट हो रहे हैं लगभग। अगर आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। एंड देन वर्ड्स, बच्चों एंड एक कंजक्शन की तरह काम करती है। तो आपको पता है भैया, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आया करता है। तो यहाँ पर सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आया है। यहाँ भी आपके पास में वर्ब गायब है। अब आपको वर्ब ढूंढनी है कि वर्ब कहाँ पर है। अगर मैं बात करूँ वर्ब की, तो वर्ब दो जगह है, केम और मीट। केम और मीट, यानी कि सेंटेंस है तो पी से स्टार्ट होगा या क्यू से। हालांकि क्यू से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि सेंटेंस पी से स्टार्ट होगा। यानी कि आप यहीं पे भी आप फैसला ले सकते हैं। अगर देखा जाए तो आपका आंसर आपके सामने है। लेकिन थोड़ा सा और कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दैट, आफ्टर ऑल, इसे छोड़ो, लेकिन आपको ये एस दिखाई दे रहा होगा। मतलब ये कुछ चीज़ें अपने साथ रखो। मतलब इसको तो बटवे में रख के अंदर पर्ची को एक और भूल जाओ। द प्रेस कुड, बच्चों कुड, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया आपको कि कुड यानी कि मॉडल वर्ब, जितनी भी मॉडल वर्ब हैं, विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ought to, पूरी 10 मॉडल वर्ब हैं। कुड भी आपके एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद में मेन वर्ब का आना अनिवार्य है। और आपको ये भी पता है कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। तो यानी कि एक कंफर्म है कि इसके बाद भी एक वर्ब आनी चाहिए, और वो वर्ब आपके इन दोनों में से कोई एक है। लेकिन यहाँ पर केम सेकंड फॉर्म में और मीट फर्स्ट फॉर्म में, तो ये कंफर्म है कि एस के बाद क्यों आना चाहिए था। अब अगर सेंटेंस को मैं इससे बनाता हूँ तो देखो एस के बाद क्यों भी है, इसके अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे बनाने में। एस के बाद क्यों आ जाएगा, एंड देन वर्ड केम फ्रॉम इनसाइड, फिर उसके बाद में जो भी आएगा, लेकिन एस क्यों इकट्ठा है, पी से सेंटेंस स्टार्ट होगा। मेरा सेंटेंस का आंसर बिल्कुल कंफर्म है कि इसका आंसर सी ही होगा। कोई डाउट नहीं मन में, बिल्कुल किसी प्रकार का भी, 100% श्योर हूँ कि इसका आंसर सी है। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको तरीका समझ में आया होगा। अभी 2-4 सेंटेंस और देखते हैं, फिर करते हैं और बढ़िया वाली प्रैक्टिस। ये गाइस बहुत शानदार सेंटेंस है। ये मैंने वही 5 सेंटेंस चुरा रखे हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं। मतलब देखना कि मैंने जैसा कहा था वैसा हो रहा है नहीं हो रहा। मैंने कहा था ना कि मैं आपको 5 सेंटेंस बता दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं जो बताऊंगा वही आ जाएगा, लेकिन उसी पैटर्न पे आ जाएगा, ये लिख के गारंटी देता हूँ। 5 सेंटेंस में एक हु वाला जरूर आएगा, और आ गया आपके सामने।
आपको इन PQRS ऑप्शन में हु दिख रहा होगा। मैंने कहा था कि जब भी आपको सेंटेंस के अंदर PQRS में हु, whom, which, what, that इनमें से कोई भी एक दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि सबसे पहले मुझे इसी का ही कल्याण करना है। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि हु आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा किसी व्यक्ति के लिए आया करता है। किसके लिए आया करता है? किसी व्यक्ति के लिए। यानी कि ये कंफर्म है कि हु जिसके बाद भी आएगा उसके आखिरी में कोई पर्सन होना चाहिए, उसके आखिरी में कोई पर्सन होना चाहिए। यानी कि अगर ये पी के बाद आएगा तो आखिरी में पर्सन होना चाहिए, तो जो कि नहीं है, वो स्ट्रीट है जो कि नॉन लिविंग है। हु अगर इसके बाद आएगा तो आखिरी में इनकॉन्स्पीशियस है जो कि नहीं है। हु इसके लिए आ नहीं सकता बिकॉज ये ऑब्जेक्ट है तो ये पर्सन के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए हु नहीं आएगा, सब्जेक्ट के लिए आएगा। तो अब ये कंफर्म है कि पहले सेंटेंस के तुरंत बाद आपका आर आएगा, क्योंकि पहले सेंटेंस में ही है द मैन, जिसको बोलते हैं पर्सन। तो गैस यही है वो पर्सन जिसके तुरंत बाद आपका हु आ जाएगा। द मैन हु वॉज कॉल्ड अल्फ्रेड नोबल। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर आपको याद हो, कि हु के बाद आने वाली वर्ब उसी के नाम पे होगी, यानी कि इसी के लिए होगी, लेकिन होगी ये इसकी पसंद से, ये कंफर्म है। यानी कि अभी तक इसकी वर्ब नहीं आई है, लेकिन वो बात की बातें हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि कितने सेंटेंस ऐसे हैं जो आर से स्टार्ट हो रहे हैं। सिर्फ एक। बच्चों कितने सेंटेंस ऐसे हैं जो आर से स्टार्ट हो रहे हैं? ओनली वन सेंटेंस आपका आर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कंफर्म है कि आपका आंसर यही है। मैं ये कोई अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूँ बच्चों, ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है जो मेरे पास इस समय हैं, और ये भी वो सेट जिसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन है। मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि 5 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्या मैंने आपको पहले 5 दिन में जो पढ़ाया वो बकवास तो नहीं पढ़ाया? आपको ये पता चलना चाहिए। और कितना पढ़ाया मैंने आपको? 15 मिनट की वीडियो नहीं बच्चों, अगर देखा जाए तो। यानी कि अगर मैं लग के पढ़ाया तो सिर्फ 1 घंटे की वीडियो है वो, अगर देखा जाए तो। अगर मैं लग के पढ़ा दूँ 1 घंटे के अंदर मैंने आपको वो चीज़ दे दी है जो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। अब आप सोचिए क्या मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरी किरण बुक हमने इस तरह से कराई है, पूरी MB बुक हमने इस तरह से कराई है। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ प्रैक्टिस कर लें, सिलेक्शन ना केवल होगा बल्कि 100% होगा। मैं लिख कर दूंगा आपको गारंटी। 85+ तो बहुत छोटी सी बात है, 90 क्रॉस कर जाएंगे आप लोग, लेकिन आप लोग मानते नहीं। क्या करूँ बताऊँ मैं? आप लोग बड़े चैनल के चक्कर में पड़ते हैं। अब यहाँ पे बच्चों ये कंफर्म है। अब मुझे इसके बाद भी एक वर्ब चाहिए, ये कंफर्म है। तो गाइस इसकी वर्ब ये रही। तो यानी कि आर क्यों इकट्ठा जाएगा, देख लो आप। आर क्यों क्या हो जाएगा यहाँ पे एक साथ, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। ये एक सही फॉर्मेशन है, सही तरीका बनाने का। मैंने आपको बताए हैं, सारे रूल्स देख लीजिए जा करके, पूरी वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। डेफिनेटली आपको खतरनाक हो जाएंगे PQRS। कभी डर नहीं लगेगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इसको भी कॉपी कर लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गाइस, कह रहा है कि इन पैलियोपैथोलॉजी। अब गाइस आपको याद होगा, मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि अगर सेंटेंस में पहला हिस्सा वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट कर दे तो समझ जाना कि वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने तरीका है। सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानते हैं। आपको अभी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढनी है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। अब जरा सब्जेक्ट ढूंढो। अब जरा सब्जेक्ट, वुड तो मॉडल वर्ब है, ये तो होने से रहा, ये तो वर्ब है आपकी। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सब्जेक्ट है, इसको मैं बता देता हूँ। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एज मच। अब गाइस ये भी कंफर्म है यहाँ पे कि आपको जो दिख रहा है एज मच, एज ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे बच्चों। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ढूंढना है सेंटेंस का सब्जेक्ट। का ढूंढना है सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये तो बात की बात है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। क्या हो जाएगा बच्चों? द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब आप ये देखिए कि इनमें से कितने सेंटेंस ऐसे हैं जो कि क्यों से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑप्शन पर आ जाएगा तुरंत, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ एक मात्र है आपका क्यों। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव वुड बी टू ऑब्टेन, यानी कि इसके बाद आपका आएगा P, क्यों P। फिर एज मच बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन द स्केलेटन एज पॉसिबल। यस गैस, तो ये मैंने आपको बताया जो फॉर्मेशन बिल्कुल सही फॉलो हो रहा है। जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों, इसी तरह के एग्जाम में सेंटेंस आते हैं। बस क्या है कि आप एक अच्छे खासे रूल को फॉलो नहीं करते हैं, आप लोग रट्टाफिकेशन पर ध्यान देते हैं, और बच्चों रट्टाफिकेशन लंबे समय तक नहीं चलता है, ध्यान रखें आप लोग। आप इसके हिसाब से करके देखना, और अगर नहीं हो तो आप मुझे भेजें स्क्रीनशॉट, मैं बताऊंगा कैसे होंगे वो। अपने प्रॉब्लम भेजेगा, मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कैसे सोल्व होता है PQRS। ओके गाइस, जो भी आपको हार्ड से हार्ड लग रहा हो वो मुझे भेजेगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हम लोग पढ़ा रहे हैं और क्या कोई और पढ़ा रहा है। मतलब बात ये नहीं कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, दूसरा क्या पढ़ा रहे हैं, आपको अपने सिलेक्शन से मतलब है, बस बात खत्म। ओके गाइस, चलते हैं सेंटेंस पर। चलिए गाइस, लास्ट सेंटेंस देखिएगा आज का। 5 सेंटेंस कराए मैंने आपको। ये भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर दिए गए सेंटेंस के तुरंत बाद दे दी जाए कोमा। क्या दे दी जाए? कोमा। तो मैंने आपको बताया था कि आपको अब नया सब्जेक्ट ढूंढना है, नई वर्ब ढूंढनी है।
इसके बाद आपको यहाँ पर ढूंढना होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब कितनों में है जरा उसको पकड़िए। फॉर तो आपका एक प्रपोजिशन है, इसे तो छोड़ दीजिए आप। फॉलो आपका वर्ब है, इसे छोड़ दीजिए आप। अब आपके पास बचता है हु और द जर्नी। हु और द जर्नी। हु से सेंटेंस तब शुरू होगा जब इसके पीछे कोई पर्सन खड़ा होगा, इसके पीछे कोई व्यक्ति होगा, तब आपको हु आ सकता है, वरना हु आपका नहीं आएगा। तो गाइस इससे सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। आपकी मजबूरी है कि आपको सेंटेंस शुरू करना होगा एस से। किससे शुरू करना होगा? एस से। एस से सेंटेंस शुरू होगा आपका द जर्नी दैट आई अंडरटेक फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिसिटी। उसके बाद जो होगा वो होगा, लेकिन आपका काम यही खत्म हो जाएगा क्योंकि आपको सीधा आ जाना है ऑप्शन पर। ऑप्शन में आपने देखा कि एस आपका सिर्फ एक में ही है, यही आपका होगा आंसर। जस्ट गैस यही आपका आंसर कंफर्म हो जाएगा। बिल्कुल बेफिक्र होकर के आपको सवाल का जवाब दे देना है। ओके गैस। अच्छा, अगर बात करें हु की, इसको भी चेक कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि हु सिर्फ व्यक्ति के लिए आया करता है, हु सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के लिए आया करता है। तो इससे पहले कोई पर्सन ढूंढ लीजिए, इसके आखिर में पर्सन आ रहा हो। तो पर्सन सिर्फ यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये पर्सन के लिए तो नहीं, लेकिन यहाँ पे एक रूल आ गया आपका और का। किसका रूल आ गया? मैंने आपको बताया था एक रूल दिख रहा है ना बच्चों, एंड बट और का रूल। मैंने बताया था कि दोनों तरफ सेम रहेगा। और से पहले हु हैव इन्वाइटेड मी, और के बाद हु ऑफर देम सेल्फ एज गाइड जॉब भी। तो गैस ये दोनों तरफ सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो कि उसके पी के बाद आपका आर आ जाएगा जो कि यहाँ पर ही है। तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। ओके गाइस, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है एक फॉर्मेशन PQRS को सही सही बनाने का, उसको सजोने का। हम लोग और बात करेंगे इसी बारे में अब, लेकिन करेंगे कल। मैंने आपको आज ये 5 सेंटेंस एग्जाम में आए हुए, एक ही पेपर में आए हुए 5 सेंटेंस है ये, और कहीं नहीं सही मैंने नहीं छुड़ाए, सब एक साथ ही हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए बच्चों, तैयारी करते रहिए, इसी तरह से लगे रहिएगा। कल से हम लोग सीधी प्रैक्टिस शुरू करेंगे बुक से, जो एग्जाम पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। सो चलते हैं, फिलहाल तो लेते हैं आपसे विदा। सब्सक्राइब करना आपका काम, क्योंकि एग्ज़ाम आपका है तो अपनी टेंशन आपकी लेनी होगी, मैं तो सिर्फ वीडियो बना सकता हूँ। फिलहाल चलते हैं, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।